चैप्टर 15:11 to 15:20। केवल एक वार के साथ म्यूतियानबाई खून के धुंध के बादल के रूप में मौके पर फट गई। मौके पर सभी सन रह गए। एक स्लैश, सिर्फ एक स्लैश। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि क्या हुआ। येज़िवेन की हाथ बदलने की गति बहुत तेज थी। एक विभाजित सेकंड में वह पहले से ही इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को झूला और दूर रख चुका था। केवल म्यूतियानबाई, जो येज़िवेन का सामना कर रही थी, ने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को देखा। हालांकि उसे पहले ही येज़िवेन द्वारा खून के धुंध के बादल में काट दिया गया था। उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। इसलिए हर कोई केवल येज़िवेन को म्यूतियानबाई को एक स्लैश से मारते हुए देख सकता था। हफ हफ हफ। येज़िवेन हवा में लगभग लकवाग्रस्त हो गई थी। उस ब्लेड के हमले ने म्यूतियानबाई का सीधे मौके पर ही सिर काट दिया था, लेकिन उसके शरीर के अंदर का असली युआन भी एक पल में भस्म हो गया था। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते थे। केवल इसी तरह से वह म्यूतियानबाई को हरा सकता था, नहीं तो वह वही हो सकता है जो अब मारा गया हो। म्यूतियानबाई की तुलना में उसका दायरा बहुत कम था, अन्यथा वो म्यूतियानबाई का विरोधी नहीं होता। जल्दी करो, उसे मार डालो। उसका ची अब समाप्त हो गया है। अब उसे मारने का सबसे अच्छा समय है। ली तियानलैंग इस समय अनिच्छा से चिल्लाया। वास्तव में येज़िवेन इस समय सबसे कमजोर स्थिति में था। जूये, जो उसके बगल में था, पिछली लड़ाई में भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अभी तक अपनी सांस नहीं पकड़नी थी। ये वास्तव में येज़िवेन को मारने का सबसे अच्छा मौका था। ऐसा कहा जा सकता है कि येज़िवेन के इस घेराव में उन्हें भारी नुकसान हुआ था। यहाँ तक म्यूतियानबाई को भी येज़िवेन के ब्लेड से मारा गया था। यदि यह समाचार वापस प्रेषित किया जाता तो यह सूर्य राजा के वंश को भी हिला देता। इसके अलावा अन्य हॉ कुलों के कई विशेषज्ञ भी मारे गए थे, इसलिए वे इस समय पीछे हटने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थे। अगर वे येज़िवेन को नहीं मार सकते थे तो वे यहाँ क्यों आए? यदि येज़िवेन अपनी चरम स्थिति में होती तो उनके लिए इस समय मुड़ने और बच निकलने में बहुत देर हो चुकी होती। हालांकि ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन ने अपने जैन युआन को समाप्त कर दिया था, जिससे उन्हें एक बड़ी उम्मीद मिली थी। यदि वे येज़िवेन को मार सकते हैं तो पिछले सभी नुकसानों की भरपाई की जा सकती है। उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा येज़िवेन और म्यूतियानबाई के साथ उन्हें 10वें क्षेत्र में पहले के रूप में पहले क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा भी थी। निस्संदेह यह उनके लिए एक बहुत ही आकर्षक बात थी। क्या उन्होंने केवल शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन की दांव पर नहीं लगा दिया? हर कोई बहुत स्पष्ट था कि उनके बीच का अंतर अब उतना बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा कि रॉयल कोर्ट द्वारा उन 100 का पालन पोषण किया गया था, उनके बीच का अंतर तेजी से बड़ा हो जाएगा। लगभग सभी मानव जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल से उभरे थे और उनमें से प्रत्येक के पास अपने जीवन में केवल यही मौका था। एक बार जब वे चूक गए तो और नहीं होगा। इसलिए भले ही उनका हारे हुए के रूप में मजाक उड़ाया गया, फिर भी वे 10वें दायरे में आ गए, क्योंकि वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि वे अभी चले जाते तो यह निश्चित था कि इस इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। अवसर उनके सामने था, लेकिन उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। वे इसे कैसे सह सकते थे? चल दर, लेई झेंगक्सुन दहाड़ा। हालांकि वह अभी भी येज़िवेन से बहुत डरता था, लेकिन इस समय वह पहले से ही लाभों से अंधा था। माफ कर, दूसरों के नीचे होने पर उनका फायदा उठाना। मैं इस तरह के व्यवहार से सबसे ज्यादा घृणा करता हूँ। जूये ने रेंगने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। लगातार 2 बार बुरी तरह घायल होने के बाद भी वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। स्वोश, भीड़ से एक आकृति बाहर निकली और उसका दुबला पतला शरीर येज़िवेन के सामने आकर रुक गया। भाई, ये जल्दी करो, मैं उन्हें रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किंग लुओ था। इस समय किंग लुओ की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं और उसने लेई झेंगक्सुन और अन्य 2 को मजबूती से देखा। दफा हो जाओ, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? लेई झेंगशुन को तुरंत गुस्सा आ गया। एक बिजली का चाबुक तुरंत बाहर निकला और सियान शंख को उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर लगभग फटा हुआ था। हालांकि सियान शंख तैयार थी, फिर भी उसकी ताकत और लेई झेंगक्सुन की ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था, जो स्काई ह्यूमन स्टेज की 5वीं परत पर थी। किंग लुओ को सीधे बाहर कर दिए जाने के बाद लेई झेंगक्सुन, ली तियानलैंग और मिंग तियानया तुरंत येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। उनकी गति बहुत तेज थी और वे येज़िवेन को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। बूम! एक भयानक आवाज और येज़िवेन की ठंडी आवाज तुरंत आई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली तियानलैंग यह देखकर भयभीत हो गया कि येज़िवेन की आकृति बिना उसकी ओर ध्यान दिए ही उसके सामने आ गई थी। येज़िवेन ने अपना बड़ा सुनहरा हाथ खोला और उसे मौके पर ही पकड़ लिया। फिर येज़िवेन ने ली तियानलैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। टकराना! उसके शरीर को सीधे एक भयानक बल द्वारा नीचे लाया गया और सीधे जमीन पर एक बड़ी दरार को तोड़ दिया। उसका पूरा सिर मौके पर ही फूट गया।
गुस्से में येज़िवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और सीधे ली तियानलैन को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। हर कोई अलार्म में चिल्लाया। मौके पर सभी सन्न रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन अभी भी इतना खूंखार होगा, भले ही उसने अपनी लड़ने की ताकत खो दी थी। शायद वह सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा करके जूये और अन्य लोगों के साथ समान रूप से लड़ सकता था। वास्तव में वह उनसे भी अधिक अत्याचारी हो सकता है। वे उसका फायदा उठाना चाहते थे जब वह अपने सबसे निचले बिंदु पर था, और जाहिर है उन्होंने अचानक लोहे की प्लेट को लात मार दी थी। ली तियानलैन की मौत ने तुरंत मिंग तियानया और लेई जेंगक्सुन को एक हिंसक झटका दिया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे घूमे और मौके पर ही चले गए। येज़िवेन ने भी उदासीनता से मिंग तियानया और लेई जेंगक्सुन को भागते हुए देखा, लेकिन उसने उन्हें नहीं मारा। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहते थे, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस तरह जारी नहीं रह सकते थे। वह अभी भी जबरन लड़ सकता था, लेकिन अगर वह सिनेबार चाहता तो उसके पास कमोबेश पर्याप्त ताकत नहीं होती। आखिरकार उसके शरीर की ची अभी अभी युद्ध में समाप्त हो गई थी। येज़िवेन जमीन से उतरी और वहीं स्थिर होकर खड़ी रही। उसने अपना मुंह खोला और अचानक आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा एक चक्रवात की तरह थी जो उसी स्थान पर उसके द्वारा चूसा जा रहा था। केवल एक क्षण में उसके शरीर में ची पहले ही 1/3 से ठीक हो चुकी थी। उसने जल्दी से ग्रीन कोंच और जूये को ठीक किया और थोड़ी देर बाद वे पहले ही अपनी चरम स्थिति में आ गए थे। हे येज़िवेन, अगर तुम नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं कई बार मर चुका होता, जूये ने मुस्कराते हुए कहा। वह स्पष्टवादी और उदार था और उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह बात करने की जगह नहीं है, चलो पहले चलते हैं, येज़िवेन ने अपने चारों ओर अनगिनत जोड़ी आंखों को देखते हुए कहा। दोनों ने सिर हिलाया और जल्द ही उन तीनों ने उस घाटी को छोड़ दिया जो जमीन पर धंसी हुई थी। 10वीं दुनिया का महायुद्ध आखिरकार समाप्त हो गया था। सभी के लिए इस लड़ाई के माध्यम से 10वीं दुनिया के नेता के रूप में येज़िवेन की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। वे विदेशी विशेषज्ञ जो सीमा पार अभियान में भाग लेने आए थे, येशिवेन की तुलना में कुछ भी नहीं थे। यहाँ तक सबसे अत्याचारी म्यू तियानबाई भी येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मर गई थी। इस खबर के फैलने के बाद न केवल 10वीं दुनिया बल्कि अन्य लोगों के विशेषज्ञों की भी भौहें तन गई थीं। म्यू तियानबाई सन रॉयल फैमिली के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक थीं। संपूर्ण मानव जाति के युवा विशेषज्ञों में भी वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसे शीर्ष में स्थान दिया जा सकता था। कई लोगों की राय में वह 10वीं दुनिया के अपने अभियान में निश्चित रूप से सफल होंगे। कौन जानता था कि वह अंततः 10वीं दुनिया में दुखद रूप से मर जाएगा। आइए इस बारे में बात न करें कि म्यू कबीला कितना नाराज था। केवल म्यू कबीले के विशेषज्ञ जो दुनिया में आधिपत्य के लिए लड़ रहे थे, पहले से ही उग्र थे। शाही परिवार के अभिमानी वंशजों के लिए, यहाँ तक कि मार्किस कबीले के विशेषज्ञों को भी उनकी नज़रों में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा मार्किस कबीले के इस लड़के ने शाही परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत की। यह उनके लिए बस एक चुनौती थी। जल्द ही समाचार प्राप्त करने वाले म्यू कबीले के विशेषज्ञों ने यह खबर जारी की कि या तो येज़िवेन को मार दिया जाएगा या वह बिना किसी दफन स्थान के मर जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे म्यू तियानबाई का बदला लेने के लिए पहली दुनिया में येज़िवेन को मार डालेंगे। हालांकि ऐसा लगता था कि उनका 10वीं दुनिया में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी राय में यदि येज़िवेन आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें पहली दुनिया में प्रवेश करना होगा और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से लड़ना होगा। जल्दी या बाद में वे उसे पकड़ लेंगे। एक समय के लिए येज़िवेन का नाम अनगिनत लोगों के लिए सबसे अधिक जाना जाने लगा था। यह कहा जा सकता है कि वह मानव जाति के युवा विशेषज्ञों में प्रसिद्ध थे। लेकिन जो भी हो, 10वीं दुनिया पर येज़िवेन का प्रभुत्व पहले से तय था। म्यू तियानबाई को येज़िवेन द्वारा पराजित करने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो 10वीं दुनिया में येज़िवेन की शक्ति को चुनौती देना चाहता था। आखिरकार म्यू तियानबाई की ताकत के बारे में बहुत से लोग बहुत स्पष्ट थे। वह एक कुख्यात अस्तित्व था जो अतीत में ये वंश के 5 अत्याचारियों से कमतर नहीं था। अब वो भी येशिवेन से हार गया था, तो कितने लोग उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेंगे। यहाँ तक लेई जेंगक्सुन और मिंग तियान्या, ये 2 लोग जो येज़िवेन के हाथों से बच गए थे, रातों रात दुनिया की बाधा को तोड़कर दूसरी दुनिया में भाग गए। उन्होंने 10वीं दुनिया में रहने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि येशिवेन उन्हें खोजना जारी रखेगी। अगर ऐसा होता तो क्या वे निश्चित रूप से मर नहीं जाते। हालांकि म्यू तियानबाई को मारने के बाद येज़िवेन एक बार फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन्होंने 10वीं दुनिया में हो रहे नरसंहार पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मौजूदा कोटे से संतुष्ट हैं। हालांकि यह सच था कि अब उसके हाथों में अधिकांश नंबर प्लेटें थीं और वह वास्तव में संतुष्ट था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, चाहे कुछ भी हो, येशिवेन पहली दुनिया में जाएंगे। इस वजह से विजय का मार्ग नहीं रुकेगा। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, योजनाएं परिवर्तनों के साथ नहीं रह सकती हैं।
ठीक उसी समय जब हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि यक्षिविन पहली दुनिया में कब जाएगी, इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल का अंत हो गया। सभी विशेषज्ञों को अपने अपने वरिष्ठों और उस्तादों से गुप्त संदेश मिला था कि इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल अब समाप्त होने वाला है। अब सभी 10 लोगों ने अपने अभियान और रैंकिंग समाप्त कर ली थी। प्रत्येक दुनिया के शीर्ष 10 विशेषज्ञ इस इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल के शीर्ष 100 विशेषज्ञ होंगे। मूल रूप से वे अभियानों के लिए पहली दुनिया में प्रवेश करने जा रहे थे, इसलिए शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेषज्ञ नंबर टैग छीनने के इंतजार में थे। हालांकि वे सभी इस समय रुक गए। इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल भी स्थगित कर दिया गया था। कितने समय के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था कोई नहीं जानता था, क्योंकि एक पृथ्वी टूटने वाली घटना घटी थी। शैतान जाति ने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया था। नदियां और पहाड़ हिरन के समान थे और सारा जगत उसका पीछा कर रहा था। इस खबर ने तुरंत कई प्रतिभाओं को झकझोर दिया जो अभी भी रॉयल कोर्ट स्ट्रगल में डूबे हुए थे। कई प्रतिभाएं दानव जाति से परिचित थीं। उनमें से कई ने दानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 13 आयरन ब्लड ईगल कैवलरी जैसे कई थे। लेकिन कुछ भी हो, सभी के लिए दानव जाति अभी भी बहुत दूर की बात थी। दानव जाति को लंबे समय से दानव क्षेत्र में दबा दिया गया था, तो वे अचानक रक्षा पंक्ति को कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ तक अगर एक सामान्य जगह में एक दरार फटी हुई थी, तो एक बड़ी राक्षस सेना के लिए वहां से गुजरना असंभव होगा। इस तरह के एक आंदोलन को मानव जाति और प्राचीन उजाड़ के विभिन्न कुलों द्वारा खोजा गया और समाप्त कर दिया गया। उन दरारों के लिए जो लंबे समय तक बनी रहीं, वे मार्क्विस और रॉयल कुलों द्वारा संरक्षित थे, जो कि प्राचीन उजाड़ के माध्यम से दानव जाति को तोड़ने से रोकते थे। मानव जाति के बीच 4 रॉयल कुलों और 28 मार्क्विस कुलों को अनगिनत कुलों से ऊपर रखा जा सकता है। उनकी अत्याचारी ताकत के अलावा सबसे बुनियादी कारण यह था कि उन्होंने कई वर्षों तक मानव दानव मार्ग की रक्षा की थी। उन्होंने मानव जाति और यहाँ तक प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के लिए भी महान योगदान दिया था। इसलिए लोग उन्हें हर किसी से ऊपर होने को बर्दाश्त कर सकते थे। हालांकि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष थे, कुल मिलाकर इसे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता था। इसलिए जब उन्होंने यह खबर सुनी तो हर कोई अविश्वास में था। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उनसे जरूर कोई गलती हुई होगी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था, क्योंकि 10 लोगों में से दानवों के क्षेत्र में घुसपैठ शुरू हो गई थी। दानव डोमेन की शक्ति विश्व बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए रॉयल कोर्ट के पास रॉयल कोर्ट स्ट्रगल को अस्थायी रूप से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसे टालने की बात कही गई थी, लेकिन यह कब तक जारी रहेगा कोई नहीं जानता था। इस खबर को पाकर हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। इस समय कोई भी लड़ाई जारी रखने के मूड में नहीं था। हालांकि उनमें से कई व्यक्तिगत कृषक थे। व्यक्तिगत कृषक केवल मार्क्विस और रॉयल कुलों के सापेक्ष थे। बहुत कम व्यक्तिगत कृषक थे जो वास्तव में वैयक्तिक कृषक थे। उन सभी के अपने अपने संप्रदाय या कुलों के बुजुर्ग उन्हें लेने के लिए आ रहे थे। चूंकि वह उसी दुनिया में नहीं था जिसमें ये कबीले के अन्य विशेषज्ञ थे, येजिवेन उनके साथ नहीं लौटा। कानून प्रवर्तन हॉल ने वास्तव में ओल्ड ये को येजिवेन को लेने के लिए भेजा था। हालांकि विभिन्न परिवारों ने इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में कई प्रतिभाओं को खो दिया था, लेकिन यह अफसोस की बात होगी कि वे इन राक्षसों के हाथों मारे गए। यह अज्ञात था कि इन राक्षसों को कैसे पता चला कि रॉयल कोर्ट टूर्नामेंट आयोजित कर रहा था और अनगिनत युवा विशेषज्ञ रॉयल कोर्ट में थे। उन्होंने वास्तव में अपने दुष्ट पंजे इन लोगों की ओर बढ़ाए थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं थे। यदि वे वास्तव में सफल हो जाते हैं तो मानव कबीला सबसे अधिक संभावना विरासत की एक पीढ़ी को खो देगा। इसे देखते हुए रॉयल कोर्ट के पास रॉयल कोर्ट टूर्नामेंट को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। येजिवेन, जूये और अन्य लोगों को इंपीरियल कोर्ट के बाहर शहर में टेलीपोर्ट किया गया। इस शहर ने अनगिनत वर्षों से युद्ध का सामना नहीं किया था, तो यह इस समय सबसे क्रूर परीक्षा का सामना कर रहा था। डेविल रेस के अनगिनत विशेषज्ञों ने शहर को इतनी मजबूती से घेर लिया था कि पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती थी। आसमान में छाए काले बादलों ने सीधे पूरे आसमान को ढक लिया। एक भयानक मारक शक्ति ने पूरे शहर को घेर लिया। अनगिनत वर्षों से पूरे शहर में जिन सरणियों को सुदृढ़ किया गया था, वे सभी एक पल में सक्रिय हो गईं। रक्षात्मक सरणियां, सुदृढ़ीकरण सरणियां और आक्रामक सरणियां थीं। यह शहर रॉयल कोर्ट की रक्षा की पहली पंक्ति थी जिसे हेवनली कोर्ट ने हर कीमत पर बनाया था। यह मानव कबीले की रक्षा की पहली पंक्ति भी थी। आकाश में शाही दरबार के कई सैनिक शैतानी जाति के खिलाफ युद्ध की मुद्रा में लड़ रहे थे। हालांकि यह सैकड़ों लाखों वर्षों में पहली बार था जब रॉयल कोर्ट पर इस तरह हमला किया गया था। वे डेविल रे से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि वे सब शैतान जाति के विरुद्ध युद्ध में खड़े हुए थे। यह सिर्फ इतना था कि युद्ध क्षेत्र तब डेविल डोमेन में था। इस बार यह रॉयल कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। हाँ, मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। जूये ने आकाश में शैतानी बादलों और डेविल रेस के उभरते विशेषज्ञों को देखा।
इस समय न केवल वह भयभीत नहीं था बल्कि वह असामान्य रूप से उत्साहित भी था। उनके अलावा कई विशेषज्ञ ऐसे भी थे जो अभी अभी ट्रायल की दुनिया से बाहर आए थे। उनमें से कुछ को इस शहर में टेलीपोर्ट किया गया था जबकि अन्य को अन्य शहरों में टेलीपोर्ट किया गया था। यह बहुत भयानक है। डेविल रेस के इतने शीर्ष विशेषज्ञ कैसे घुस आए? फुफकार, किसी ने अविश्वास से कहा। वे सभी युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट विशेषज्ञ थे। वे अभी भी बढ़ रहे थे। रॉयल कोर्ट ने इस समय उन्हें लड़ने देने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वे केवल बगल से ही देख सकते थे। उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। आकाश में भयंकर युद्ध को देखकर बहुत से लोग सिहर उठे बिना नहीं रह सके। भले ही वे सभी अनुभवी और जानकार लोग थे, फिर भी वे ऐसा ही महसूस करते थे। आकाश में युद्ध रोना कभी बंद नहीं हुआ। किसी भी समय लोग आसमान से गिरे और लाशों में बदल गए। कुछ शहर में गिरे तो कई शहर के बाहर पकौड़े की तरह गिरे। वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें देखा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें मांस के पेस्ट में तोड़ दिया गया होगा। शैतान जाति के सैनिक और मानव कबीले के सैनिक थे। दोनों पक्ष जानलेवा उन्माद में थे। इस समय उनके लिए थोड़ी सी भी दया करना असंभव था। यह हत्या करने का बिल्कुल अलग तरीका था जिसकी अधिकांश लोगों ने साधना की। यह युद्ध के मैदान में मार रहा था। हर कोई, आपके संप्रदायों ने पहले ही लोगों को यहाँ भेज दिया है। ये जगह बेहद खतरनाक है और हम नहीं जानते कि यह कब गिर जाए। इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो कृपया जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, अन्यथा हम आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इस समय आकाश में एक शक्तिशाली आकृति दिखाई दी। उसने लोहे के कपड़े पहने हुए थे। यह स्पष्ट रूप से रॉयल कोर्ट का एक जनरल था। धिक्कार है, क्या वे सोचते हैं कि हम बोझ हैं? कोई बात नहीं, हम सभी स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हम बोझ कैसे हो सकते हैं? किसी ने अनिच्छा से कहा। यह जनरल स्पष्ट रूप से उन्हें बोझ समझता था। उनके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान भी थी। इस तरह की तीव्र अराजक लड़ाई में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी बहुत काम नहीं आएंगे। हालांकि ऐसे लोग थे जो बहुत स्पष्ट थे कि दो सेनाओं के बीच इस तरह की अराजक लड़ाई में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ सामान्य लोगों से बहुत बेहतर नहीं थे। स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर पर केवल वे ही कह सकते थे कि उनके पास इस अराजक लड़ाई में खुद को बचाने की क्षमता थी, और स्वर्ग क्षेत्र के केवल वे अजेय विशेषज्ञ ही इसके भीतर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते थे। बहुत से लोगों ने आह भरी। हालांकि वे क्रोधित थे। वे ऐसे लोग नहीं थे जो स्थिति को नहीं समझते थे। शहर को देखते हुए वहां मूल रूप से बहुत से निवासी रहते थे। इस दौरान इन लोगों ने भी अपना सामान पैक किया और जल्दी से निकल गए। यदि वे सामान्य लोग होते तो निस्संदेह दृश्य बहुत अराजक होता, लेकिन वे सभी कृषक थे, इसलिए यह बहुत तेज था। उन्हें अपना सामान समेटने की जरूरत नहीं पड़ी। वे सब कुछ अपने स्थानिक छल्ले में डाल सकते थे और इसे दूर ले जा सकते थे। यहाँ तक कई घर जादू के उपकरण थे, इसलिए वे बस उन्हें उखाड़कर छोड़ सकते थे। इसलिए जब वे संघर्ष की दुनिया से बाहर आए तो शहर के अधिकांश निवासी पहले ही जा चुके थे। हालांकि शहर अभी भी बहुत मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि यह कब टूट जाएगा। उस समय उन्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट करना होगा और रक्षा की दूसरी पंक्ति में पीछे हटना होगा। उस समय वे वास्तव में जाने में सक्षम नहीं होंगे। अचानक आकाश में बिजली का एक बोल्ट अचानक एक बड़े जाल में बदल गया और वह बह गया, बलपूर्वक एक विशाल खूनी रास्ता बना रहा था। हर जगह यह गुजरा, अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया और जो शैतान युद्ध में थे वे सीधे मौके पर खूनी धुंध में बह गए। दृश्य अत्यंत दुखद था। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक हस्तियां अंदर आ गईं। ये विशेषज्ञ थंडर आर्मर पहने हुए थे। वे जहां भी जाते शैतान चिल्लाते और मरते। नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह सर्वोच्च ऐश्वर्य वाले सम्राट की तरह थे। उसके चारों ओर अनगिनत बिजली की रोशनी चमक उठी, जिससे एक भयानक थंडर किंगडम बन गया। यह थंडर कबीले मार्किस ऑफ थंडर का पितामह है। किसी ने इस परम विशेषज्ञ को पहचान लिया। थंडर कबीला 28 मार्क्विस कुलों में से एक था। उनके पितामह इंपीरियल कोर्ट द्वारा प्रदत्त मार्क्विस ऑफ थंडर भी थे। थंडर कबीले के कुलपति की हर पीढ़ी स्वतः ही थंडर का मार्किस बन जाएगी। मार्क्विस ऑफ थंडर की पहली पीढ़ी के बाद से मार्क्विस ऑफ थंडर की क्रमिक पीढ़ियां इंपीरियल कोर्ट के प्रसिद्ध जनरल थे, खासकर जब राक्षसों का सामना कर रहे थे। थंडर कबीले की बिजली की तकनीक राक्षसों की दास्ता थी। इसने थंडर कबीले के शिष्यों को राक्षसों का सामना करते समय एक अभूतपूर्व लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी। जोकर, आप इंपीरियल कोर्ट में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं, मार्किस ऑफ थंडर ने ठंडेपन से कहा। उसने लापरवाही से हमला किया और बिखरे हुए बिजली के ड्रैगन आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने लगे। वे दैत्य चरते चरते घायल हो गए और छूते ही मर गए। यह मृत्यु के देवता के समान था जो सभी जीवनों की कटाई करता है। शहर में भी ये जिवेन इस बिजली की तकनीक की भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। हालांकि लेई झेंगक्सुन की लाइटनिंग तकनीक को शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन यह मार्क्विस ऑफ थंडर की तुलना में फीकी पड़ गई।
यह स्पष्ट था कि मार्किस ऑफ थंडर पहले ही दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुका था और वह इस तरह के युद्ध क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। मार्किस ऑफ थंडर ने अपनी चाल चल दी है। हमारा शहर अब सुरक्षित होना चाहिए। इंपीरियल कोर्ट में भी मार्किस ऑफ थंडर के युद्ध कौशल को शीर्ष पर रखा जा सकता है। प्राचीन सूनेपन में भी उसके लिए एक मैच खोजना कठिन था। उल्लेख नहीं है, थंडर कबीले की बिजली की तकनीक का राक्षसों पर स्वर्ग विरोधी प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मार्किस ऑफ थंडर को आते देख बहुत से लोग मदद नहीं कर सके लेकिन राहत की सांस ली। मार्किस ऑफ थंडर, मैंने लंबे समय से आपकी अजय और बिजली तकनीक के बारे में सुना है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति से हाथ मिलाने की कोशिश करें। अचानक आकाश में दानव विशेषज्ञों के बीच से एक काली रोशनी निकली। यह मार्क्विस ऑफ थंडर की ओर बढ़ा और मार्क्विस ऑफ थंडर की लाइटनिंग तकनीक को तुरंत अवरुद्ध कर दिया। गड़गड़ाहट। दोनों पक्षों के बीच की टक्कर ने तुरंत जीवन शक्ति की लहर के बाद लहर पैदा कर दी। यह फैल गया और एक तूफानी समुद्र की तरह दुनिया भर में बह गया। कमजोर खेती वाले शहर के बहुत से लोग स्थिर रूप से खड़े भी नहीं हो सकते थे। आसपास के अंतहीन स्थान को इस क्षण जबरदस्ती साफ कर दिया गया था और इसी क्षण शून्य में एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। यह दूसरा था, अदम्य आंकड़ा। एक लंबा बड़ा दानव बाहर निकला, भेड़िए जैसी आंखों से मार्किस ऑफ थंडर को घूर रहा था। उन दोनों ने एक भयानक दमनकारी आभा बिखेर दी। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में भी येज़िविन दमनकारी आभा को अपने ऊपर कुचलते हुए महसूस कर सकता था। वह दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था, दिव्य क्षेत्र का राजा, एक ऐसा अस्तित्व जो सब कुछ मिटा सकता था। मार्किस लीटिंग, मैं आपको समझदार होने की सलाह देता हूँ। आज रॉयल कोर्ट गिर जाएगा। अब आपके लिए आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। महान दानव कबीले के बड़े ने ठंडेपन से कहा, तुम बदबूदार मछलियां और झींगे रॉयल कोर्ट को तोड़ना चाहते हो। तुम सच में मरना चाह रहे हो। मार्किस लीटिंग ने उपहास किया। असीम बिजली उसके चारों ओर घनीभूत होने लगी, जिससे उसके चारों ओर एक विशाल बिजली का दैत्य बन गया। पूरे युद्ध के मैदान में यह अजेय था। ये दैत्य इस बिजली के दैत्य को जरा भी नहीं रोक सके। यह बिजली का दैत्य राक्षसों की भीड़ में घुस गया। एक कदम के साथ स्थिर स्थान पानी की तरह तरंगित होने लगा। भयानक ध्वनि तरंगें तुरंत सभी दिशाओं में फैल गईं। आ आ आ जब ध्वनि तरंगों ने उन्हें चूर चूर कर दिया तो असंख्य राक्षस बुरी तरह चिल्ला उठे। आकाश मानव मंच के नीचे के राक्षस केवल एक ध्वनि तरंग को भी रोकने में असमर्थ थे। शहर में हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वे अंत में समझ गए कि क्यों स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में उजाड़ पुरातनता में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति बिल्कुल बेजोड़ थी। इस तरह की अराजकता और ऐसे विशेषज्ञों का सामना करते हुए स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में वे प्रवेश करने पर केवल खुद को अपनी मृत्यु के लिए भेज रहे होंगे। मार्किस लीटिंग जोर से हंसा। उसके चारों ओर अंतहीन बिजली से बने बिजली के विशाल के हाथों में एक बिजली का भाला दिखाई दिया। अचानक झूले के साथ नीला बिजली का भाला धनुष से निकले तीर की तरह था। एक जोश के साथ यह आकाश में लकीर खींचती है, सीधे शून्य को चकनाचूर कर देती है। एक पल में यह 9वें स्वर्ग क्षेत्र के एक शिखर विशेषज्ञ की ओर फटा। 9वें फर्म स्काई ह्यूमन दायरे दानव के सामने सुरक्षात्मक क्विंटेसियंशियल क्यूई की परतें तुरंत बिखर गईं। पुची दबी हुई घुरघुराहट के बाद नीला बिजली भला सीधे 9वें आकाशीय क्षेत्र दानव के माध्यम से चुभ गया, जिससे वह मौके पर ही बीच में ही मर गया। यह अज्ञात था कि इस कदम से कितने लोग हैरान और डरे हुए थे, विशेषकर शहर के शीर्ष प्रतिभाएं। वे मूल रूप से बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, यह सोचकर कि उनकी साधना पहले ही विश्व को हिला देने वाले स्तर तक पहुंच चुकी है। उनमें से कई पहले से ही दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुके थे, यह सोचते हुए कि वे पहले से ही प्राचीन उजाड़ भूमि के शासकों में से एक बन गए थे। लेकिन जब उन्होंने मार्किस ऑफ थंडर को कार्रवाई करते देखा तो वे अंततः समझ गए कि उनके और इन शीर्ष विशेषज्ञों के बीच कितना अंतर था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक 9वां स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ एक विशाल व्यक्ति होगा। हालांकि वह मार्किस ऑफ थंडर के एक भी कदम का सामना नहीं कर सका। उन्हें इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यह अज्ञात था। अधिकांश लोगों को कभी भी मार्किस ऑफ थंडर के स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। मौत को प्रणाम। इस समय दिव्य क्षेत्र में महान दानव तुरंत क्रोधित हो गया। उसने मार्किस ऑफ थंडर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में राक्षसी क्यूई के साथ एक राक्षसी कृपाण प्रकट हुई। अंतहीन कृपाण प्रकाश हवा में संघनित होकर एक राक्षसी कृपाण प्रकाश में बदल जाता है। इसने हवा की एक भयानक लहर को बंद कर दिया क्योंकि यह तुरंत मार्किस ऑफ थंडर की ओर फिसल गया। मार्क्विस ऑफ थंडर ने उपहास किया और बिजली के विशाल को तुरंत दूर कर दिया। जाहिर है अपनी ताकत से वह ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सका। मौके पर उसने अपने वज्र कवच पर रख दिया और चौंकाने वाली तलवार को पकड़ लिया।
गड़गड़ाहट। उस भयानक राक्षसी कृपाण के कृपाण प्रकाश ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सदमे की लहरें बह गईं, जिससे शहर के लोग मजबूती से खड़े होने में असमर्थ हो गए और उनके उड़ जाने का खतरा था। हालांकि यह कृपाण मार्क्विस ऑफ थंडर के थंडर कवच पर केवल कुछ दरारें छोड़ सकता था, इसे तोड़ नहीं पाया। इसके अलावा उसके ट्रू युआन की पुनःपूर्ति के साथ दरारें जल्दी ठीक हो गईं। कितना शक्तिशाली थंडर कवच है! मैंने केवल सुना है कि थंडर कबीले का थंडर कवच थंडर कबीले की सर्वोच्च गुप्त तकनीक है। अफवाह यह है कि यह पौराणिक थंडर कबीले से विरासत में मिली थी। थंडर क्लान की थंडर तकनीक में आक्रमण और बचाव दोनों हैं और यह सर्वविजेता है। हालांकि साथ ही उनका वज्र कवच भी दुनिया के सबसे कठिन कवचों में से एक है। किसी ने कहा। येशिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। थंडर कबीले के पास वज्र कवच था। केवल उनके भौतिक शरीर के आधार पर उनकी तुलना शायद बारबेरियन गॉड ट्रू बॉडी और अन्य शाही शरीरों से की जा सकती है। बेशक यह वज्र कवच के कारण था। ट्रू युआन की खपत भी बहुत अधिक थी। यह येशिवेन और अन्य लोगों के विपरीत था, जिनका भौतिक शरीर पहले से ही बेहद मजबूत था और उन्हें ट्रू युआन का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि फिर भी यह वज्र कवच लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। और इस समय मार्क्विस ऑफ थंडर ने आखिरकार अपना हमला शुरू कर दिया। जोर की दहाड़ के साथ उसने अपने हाथ से पकड़ लिया। तुरंत हवा चली और एक पहाड़ की तरह वह दिव्य क्षेत्र में महान दानव की ओर लपका। बूम! एक और भयानक धमाका हुआ। विशाल प्रभाव ने सीधे अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और फिर थोड़ा थोड़ा करके अंतरिक्ष के नियमों द्वारा इसकी मरम्मत की गई। पूरा दृश्य असामान्य रूप से भयानक था। बूम बूम बूम! आसमान में उन दोनों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी। क्योंकि यहाँ दोनों ओर से सेनाएं थीं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी शंकाएं थीं, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नतीजतन उन दोनों ने सीधे आकाश में अपना रास्ता लड़ा। सभी के दिव्य ज्ञान ने इसका अनुसरण किया और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि महान दानव कबीले के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए। उसके हाथ में राक्षसी कृपाण ने एक अंतहीन प्रकाश उत्सर्जित किया, शून्य में अनगिनत कृपाण रोशनी को नष्ट कर दिया, सीधे मार्क्विस ऑफ थंडर पर हमला किया। मार्क्विस ऑफ थंडर के लिए वह और भी क्रूर था। उसने ब्लेड की रोशनी को अपने शरीर से टकराने दिया, लेकिन उसके हाथ में भाला भी आकाश में घुस गया, सीधे महान दानव एल्डर की ओर बढ़ गया। बूम! राक्षसी ब्लेड और भाला आकाश में जमकर टकराए और गति अनंत थी। अंतरिक्ष उबल गया, विकृत हो गया और बलपूर्वक टुकड़ों में कुचल दिया गया। शून्य ऐसी भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सकता था और उसके पास इस भयानक शक्ति को आदिम अराजकता में स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आकाश और पृथ्वी विलाप करने लगे। मेरे लिए मरो! इस समय थंडर के मार्क्विस ने जोर से गर्जना की और उसके हाथ में नीला भाला हवा के साथ बढ़ गया। यह एक स्वर्गीय खंभे की तरह था और उसने तुरंत इसे बाहर फेंक दिया। यह एक रॉकेट की तरह उड़ गया और चीला ध्वनि के साथ यह आकाश के माध्यम से कट गया, सीधे शून्य को तोड़ दिया और मौलिक अराजकता में घुस गया। फिर इसने महान दानव एल्डर के सामने की जगह को तोड़ दिया और तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। बूम! द ग्रेट फीन क्लैन के ओल्ड मैन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपने डेविल सेबर को उठाया और आने वाले भाले से मिलने के लिए उसे नीचे गिरा दिया। गड़गड़ाहट। राक्षसी ब्लेड पर एक अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति बढ़ी और विशाल शक्ति भी सीधे आत्मा तक पहुंच गई। टकराना। द ग्रेट डेमन एल्डर को मौके पर ही उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर प्रतापी था और उसकी शारीरिक साधना दुर्बल नहीं थी। हालांकि थंडर के मार्क्विस के सामने वह एक भी झटका झेलने में असमर्थ लग रहा था और वह भाले से लगभग बुरी तरह घायल हो गया था। उसने राक्षसी रक्त का एक कौर उगल दिया। वह अप्रत्याशित रूप से घायल हो गया था और उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। वज्र की शक्ति उसके शरीर में कहर बरपा रही थी। गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति, जो यांग ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप था, अंत में दानव जाति पर अपना संयमित प्रभाव दिखा रही थी। इस समय मार्क्विस ऑफ थंडर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका आंकड़ा तुरंत चमक गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह अप्रत्याशित रूप से महान दानव एल्डर के सामने था। इतनी तेजी! येशिवेन की दृष्टि धुंधली हो गई और मार्क्विस ऑफ थंडर पहले ही महान दानव एल्डर के सामने आ चुका था। येशिवेन की आंखें मार्क्विस ऑफ थंडर की गति के साथ भी नहीं टिक सकीं। इससे येशिवेन को संकट की तीव्र अनुभूति हुई। यदि उसका पीछा मार्क्विस ऑफ थंडर द्वारा किया गया था तो भले ही उसके पास स्टॉर्म विंग्स हों, वह बच नहीं पाएगा। वह इस बारे में सोचते हुए अपनी पीठ पर ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे। चाहे वह महान दानव एल्डर हो या मार्क्विस ऑफ थंडर, उन दोनों में भयानक ताकत थी जिसकी वह तुलना नहीं कर सकता था। मार्क्विस ऑफ थंडर सीधे ऊपर चला गया था। उसने शून्य को तोड़ा नहीं था, लेकिन उसकी गति शून्य को चीरने से भी तेज थी। उसकी गति कितनी तेज थी, येशिवेन ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि येशिवेन की खेती अभी भी काफी अधिक नहीं थी।
यदि उसने एक दिन आकाशीय क्षेत्र में कदम रखा तो उसकी गति केवल मार्किस ऑफ थंडर से तेज होगी। हालांकि थंडर कबीले की थंडर तकनीक की शक्ति को इससे देखा जा सकता था। येज़िवेन ने कभी भी ऐसी साधना तकनीक नहीं देखी थी जो आक्रमण और रक्षा गति दोनों के शिखर तक पहुंच सके। इस गड़गड़ाहट तकनीक के बारे में कहा जाता था कि यह पौराणिक थंडर भगवान से विरासत में मिली है। शायद वास्तव में ऐसी कोई संभावना थी। जब येज़िवेन अपने विचारों में खोया हुआ था, थंडर का मार्किस पहले ही महान दानव कबीले के बूढ़े आदमी के सामने आ चुका था। उसका बड़ा हाथ शून्य को पकड़ लेता है और अंतहीन बिजली उसके हाथ में घनीभूत हो जाती है। फिर इसने तुरंत ही महान दानव कबीले के बूढ़े व्यक्ति की ओर वार किया। पुची! बिजली की ऊर्जा ने उसके शरीर में तबाही मचा दी। वह चिल्लाया और संघर्ष किया, लेकिन यह बेकार था। उसका शरीर मौके पर ही फट गया और उसकी आत्मा को मार्किस ऑफ थंडर ने पकड़ लिया। फिर मार्किस ऑफ थंडर ने बिजली का उपयोग इसे टुकड़ों में विस्फोट करने के लिए किया। मार्किस ऑफ थंडर ने बिजली की ऊर्जा की परवाह नहीं की। इस दृश्य को देखकर सभी दंग रह गए। लड़ाई का यह स्तर अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था। हालांकि वे तुरंत उत्साहित हो गए। हालांकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिस तक वे अभी नहीं पहुंच सकते थे, फिर भी एक दिन होगा जब उनके पास इस प्रकार की शक्ति होगी। और इस भीषण युद्ध ने उनके भविष्य की दिशा भी बता दी थी। सभी के उत्साह की तुलना में येज़िवेन काफी शांत थी। उन्होंने लगातार मार्किस ऑफ थंडर को शून्य में देखा, अभी लड़ाई का विश्लेषण किया। येज़िवेन के शरीर के भीतर लड़ाई का चरित्र लगातार प्रकाश से चमक रहा था, उसकी चेतना के समुद्र को रोशन कर रहा था। लड़ाई ने अभी उसे एक बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन इसने उसे बहुत प्रेरणा भी दी। उनके लिए यह पूरी तरह से अलग स्तर की लड़ाई थी। निस्संदेह तुलना में मार्किस लीटिंग महान दानव कबीले के बड़े से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, फिर भी शक्ति में स्पष्ट अंतर था। कितना शक्तिशाली प्रभामंडल है! स्वर्ग क्षेत्र के इन विशेषज्ञों की शक्ति वास्तव में भयानक है। वे मेरे समान स्तर पर बिल्कुल भी नहीं हैं। भले ही मेरा सामना 7वें या 8वें स्तर के स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ या 9वें स्तर के स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ से हो, फिर भी मेरे पास जीवित रहने का मौका होगा। अगर मैं उन्हें जल्दी खोज लेता तो शायद मैं सकुशल बच निकलने में भी सक्षम होता। हालांकि अगर मैं स्वर्ग क्षेत्र के इन विशेषज्ञों से मिला तो केवल मौत ही मेरा इंतजार कर रही है। येज़िवेन ने आकाश में अंतहीन आभा को देखा और अतुलनीय रूप से चौंक गई। यह पहली बार था जब उसने किसी स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को कार्य करते हुए देखा था। हालांकि ये जेनमो को एक चरम अस्तित्व के रूप में जाना जाता था जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था, येज़िवेन ने अपने आत्मा अवतार को सबसे अधिक नष्ट कर दिया था। उन्होंने वास्तव में अपने वास्तविक शरीर से कभी संघर्ष नहीं किया था। अतीत में उसने सोचा था कि उसका असली शरीर बस इतना ही था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तब उसके विचार बहुत हंसने योग्य थे। एक आत्मा अवतार और एक वास्तविक शरीर दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। उस आत्मा अवतार में उसके वास्तविक शरीर की ताकत का 100वां हिस्सा भी नहीं था। अगर ये जेनमो ने दानव दमन शहर को सीधे छोड़ दिया तो वह केवल अपने जीवन के लिए भाग सकता था। सौभाग्य से पूरे ये कबीले में उसका एक समर्थक था। ये ज़ेंटियन उनके सबसे बड़े समर्थक थे। ये कबीले के सबसे बड़े कानून प्रवर्तन संगठन कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर के रूप में वह भी एक अस्तित्व था जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। लेकिन कोई बात नहीं, तो क्या हुआ अगर उसके पास एक बैकर था? जब से उसने अपनी खेती शुरू की उसने कितने प्रतिभाओं को मारा था। उन सभी के शक्तिशाली समर्थक थे, लेकिन कोई बात नहीं, वे फिर भी उसके हाथों बुरी तरह मारे गए। उनके समर्थकों के लिए हर समय और हर जगह आपकी ओर ध्यान देना और आपकी रक्षा करना असंभव था। स्वर्ग क्षेत्र, मुझे स्वर्ग क्षेत्र के लिए साधना करनी चाहिए भी मैं प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में जाने और उसे वापस लाने के योग्य हो पाऊंगा। येज़िवेन अपने दिल में चिल्लाया। हुआमेंगान की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। केवल स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचकर ही मैं वास्तव में खुद को प्राचीन में स्थापित कर सकता हूं। बैरेंस कॉन्टिनेंट और एक बड़ा शॉट बन गया। कोई भी मेरे भाग्य को निर्धारित नहीं कर पाएगा। इसके बजाय मैं हर किसी से ऊपर रहूंगा और उनके भाग्य को निर्धारित करूंगा। इसके अलावा केवल जब कोई एम्पीरियन दायरे में पहुंचता है तो जीवन और मृत्यु के ताव को समझने और अमर होने की आशा होगी। अन्य प्रतिभाओं की तुलना में येमो के साथ होने के कारण उसके क्षितिज बहुत अधिक थे। वह जानता था कि अमर क्षेत्र जीवन और मृत्यु के ताव को समझने की शुरुआत और सबसे बुनियादी हिस्सा था। यदि कोई जीवन और मृत्यु को समझ नहीं पाता तो भले ही किसी की साधना अत्यधिक ऊंची हो, फिर भी वे 10,000 वर्ष बाद वृद्धावस्था में मर जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस एकमात्र व्यक्ति को उसने जीवन और मृत्यु को समझते हुए देखा था वह रसातल का दानव भगवान था। केवल उसके पास ही सर्वोच्च शक्ति थी। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उसकी खेती भी मजबूत और मजबूत होती गई। यदि कोई जीवन और मृत्यु को नहीं समझ सका तो उसकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह भविष्य में अनिवार्य रूप से मिट्टी का प्याला बन जाएगा।
हालांकि स्वर्ग पैरागॉन दायरे तक पहुंचने का मतलब था कि अमृतत्व का मार्ग अभी शुरू हुआ था, यह अभी भी मौजूदा स्थिति से बेहतर था। हालांकि हेवन पैरागॉन क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था, यह इस शर्त के तहत था कि उनसे मजबूत कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। एक बार जब वे इस स्तर की लड़ाई का सामना कर लेते हैं तो वे आम लोगों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये ज़िवेन जीवन और मृत्यु को अब से अधिक कभी नहीं समझना चाहती थी। मार्क्विस थंडर द्वारा एम्पीरियन रियलम दानव को मारने के बाद पूरी दुनिया साफ हो गई थी। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी। मार्क्विस थंडर के मजबूत प्रदर्शन ने स्पष्ट रूप से कई एम्पीरियन रियलम राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी दौरान उन्होंने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। दोनों पक्ष तारकीय आकाश की गहराई में प्रवेश कर गए, जो सभी की दिव्य इंद्रियों की सीमा से परे था। हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन नाराजगी जताता था। इन एम्पायरियन रेल्म विशेषज्ञों द्वारा शहर को सील किए बिना शहर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का फिर से उपयोग किया जा सकता है। पहले एम्पायरियन रेल्म के विशेषज्ञों की नज़र उन पर थी। शहर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन केवल इंपीरियल कोर्ट के अंदरूनी हिस्सों को टेलीपोर्ट कर सकता था। यह बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सका, क्योंकि एक बार बाहर टेलीपोर्ट किए जाने के बाद उन्हें एम्पीरियन दायरे के विशेषज्ञों द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यह बहुत संभव था और एम्पायरियन रेल्म के विशेषज्ञ इसे करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि इस समय, जैसा कि मार्क्विस थंडर ने एम्पायरियन दायरे के विशेषज्ञों को दूर किया, कई ढीले कृषकों ने भी अपने स्वयं के संप्रदायों में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करना चुना। उन्हें लाने के लिए दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये परिवार ने फिर भी किसी को भेजा। यह कोई और नहीं बल्कि ओल्ड ये थे, जो इस समय के दौरान ये जीवन का मार्गदर्शन कर रहे थे। पहले की तुलना में ओल्ड ये पहले से ज़्यादा बुरी लग रही थी। स्वर्ग की क्षय अवस्था में प्रवेश करने के बाद यदि कोई जीवन और मृत्यु को समझ नहीं पाता तो वह अविश्वसनीय गति से वृद्ध होता। यह ऐसा था जैसे किसी को एक महीना या कुछ महीने हर दिन चलना पड़े। ओल्ड ये, हम आपको व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कैसे परेशान कर सकते हैं? ये ज़िवेन ने जल्दी से कहा। यह कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी चिंता है, इसलिए मैं फैमिली हेड के साथ आया हूँ। ओल्ड ये ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कराते हुए कहा, क्या परिवार का मुखिया भी यहाँ है? ये ज़िवेन ने पूछा। हाँ, इतने बड़े मामले के लिए इंपीरियल कोर्ट में ड्यूटी पर मौजूद मार्क्विस के अलावा अन्य सभी मार्क्विस इस पर चर्चा करने के लिए इंपीरियल कोर्ट में आए हैं, ओल्ड ये ने कहा। हालांकि इंपीरियल कोर्ट को मानव जाति के सर्वोच्च संगठन के रूप में जाना जाता था, यह वास्तव में मानव जाति पर शासन करने के लिए विभिन्न शक्तियों द्वारा गठित एक संगठन था। जब महान राजा जीवित थे तब भी वे इंपीरियल कोर्ट की कमान संभाल सकते थे। हालांकि जैसे जैसे उनका निधन हुआ, हालांकि उनके वंशज थे जो राजा बन सकते थे, उनके पास अब मानव राजाओं की शक्ति और प्रभाव नहीं था। इसलिए वर्तमान इंपीरियल कोर्ट मूल रूप से विभिन्न बलों का नेता था। दूसरे शब्दों में, विभिन्न मार्क्विस ने बारी बारी से आकर इसकी रखवाली की। आमतौर पर यह एक मानव राजा और कुछ मार्क्विस थे जिन्होंने दुनिया पर शासन किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंपीरियल कोर्ट के पास अन्य ताकतों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। वे बिना आराम के हर 200 साल में घूमते रहे। हालांकि कई वर्षों तक ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो इंपीरियल कोर्ट, विशेष रूप से शैतान जाति को खतरे में डाल सके। हालांकि प्राचीन बैरन की प्रमुख ताकतें शैतान जाति से बहुत डरती थीं, लेकिन शैतान जाति को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार की शैतानी अराजकता इतनी बड़ी होगी। वे वास्तव में एक सांस में इंपीरियल कोर्ट को घेरने में सक्षम थे। इंपीरियल कोर्ट मानव जाति का चरम अस्तित्व था। यह किसी भी मार्किस की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। प्राचीन बेरेंस में शैतान जाति के सामान्य अवशेष अगर वे इंपीरियल कोर्ट पर जासूसी करना चाहते हैं तो मौत की मांग कर रहे होंगे। इस बार अचानक इतनी बड़ी शैतानी अराजकता के प्रकोप ने सभी को अचंभित कर दिया था। मुझे नहीं पता कि इस बार शैतान अराजकता कैसे विकसित होगी। अब जबकि इंपीरियल कोर्ट घिरा हुआ है, शैतान जाति को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। शायद यह भी बहुत दबाव में है, ये ज़िवेन ने पूछा। वह वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था। इन शैतानों ने केवल इंपीरियल कोर्ट को घेर लिया था या उन्होंने प्राचीन बैरेंस में युद्ध की लपटों को पहले ही प्रज्वलित कर दिया था। ऐसा लगता है कि ये शैतान सेना में शामिल हो गए हैं। आप रसातल शैतान भगवान को जानते हैं, ओल्ड ये ने कहा। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वह भी एक असाधारण चरित्र है। सील तोड़ने के बाद उसने प्राचीन बैरन में शैतान जाति के सभी अवशेषों को इकट्ठा किया और एक सेना का आयोजन किया। ये सभी उसके अधीन हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसने डेविल डोमेन से भी संपर्क किया है। मुझे नहीं पता कि वह डेविल डोमेन से किस तरह जुड़ता था। दोनों पक्ष इंपीरियल कोर्ट पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। अब इंपीरियल कोर्ट के अंदर की दरार में लड़ाई बहुत तीव्र है, ओल्ड ये ने समझाया। अन्य स्थानों के लिए बहुत अराजकता नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बार शैतान जाति ने अपनी सारी सेना को इंपीरियल कोर्ट में लामबंद कर दिया है।
यहाँ तक बाइमोजियाओ ने इंपीरियल कोर्ट पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में रीढ़ की हड्डी भेजी है। मार्किस कुलों द्वारा संरक्षित दरारों को छोड़कर युद्ध की लपटें आम लोगों तक नहीं फैली हैं। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में बाइमोजियाओ ट्रू मार्शल डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनमें रीढ़ की हड्डी के अनगिनत विशेषज्ञ थे। वे मार्किस की ताकतों से कम नहीं थे। इसके अलावा वे सभी प्राचीन बंजरों में फैले हुए थे। न केवल मानव विशेषज्ञ थे, बल्कि सी रेस, डेमन रेस और 100 क्लैन एलायंस के विशेषज्ञ भी थे जो उनके अनुचर बन गए थे। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दूसरे शब्दों में, हालांकि इस बार शैतान जाति आक्रामक थी, लेकिन यह दुनिया में अराजकता पैदा करने की हद तक नहीं होनी चाहिए। क्या वे विभिन्न गुटों की ताकतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इंपीरियल कोर्ट की मदद करने से रोक रहे हैं? ये ज़िवेन ने अचानक कुछ सोचा और कहा, नाकाबंदी के माध्यम से तोड़ने के लिए शैतान दौड़ का सबसे अच्छा तरीका अपनी सभी शक्तियों को केंद्रित करना और एक बिंदु पर हमला करना था। अब उन्होंने अपनी सेना को मार्किस कुलों की सेना के लिए तितर-बितर कर दिया था। केवल एक ही संभावना थी, और वह यह थी कि मार्किस कुलों को अपनी सेना को इंपीरियल कोर्ट की मदद के लिए बाहर निकालने से रोकना था। यदि ऐसा होता तो मूल रूप से अभेद्य रॉयल कोर्ट अब इतना स्थिर नहीं होता। हालांकि रॉयल कोर्ट के लिए सभी मानवीय शक्तियों से ऊपर खड़े होने में सक्षम होने के लिए स्वाभाविक रूप से यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनकी नींव कितनी मजबूत थी। उनके पास शायद अभी भी बहुत सारे तुरुप के पत्ते थे जिनका उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया था। हालांकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिनके बारे में वह अपने मौजूदा स्तर पर चिंता कर सकता था। वे चीज़ें थीं जिनके बारे में मार्किस कुलों को चिंता करने की जरूरत थी। यह इस तरह होना चाहिए। हालांकि अनगिनत वर्षों के लिए इंपीरियल कोर्ट का संचय अतुलनीय रूप से गहरा है। ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता। यद्यपि ये शैतान जाति आक्रामक रूप से और तेजी से आई, उनके लिए इंपीरियल कोर्ट की नींव को वास्तव में हिला देना असंभव होना चाहिए। मुझे डर है कि अन्य गुट स्थिति का फायदा उठाएंगे और आम लोगों पर युद्ध की आग जला देंगे। यह वास्तव में मानव जाति की नींव को हिला देगा। ओल्बिये ने थोड़ा चिंतित लहजे में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान जाति ने इस बार केवल मानव जाति पर हमला किया और अन्य कुलों पर हमला नहीं किया गया? ये ज़िवेन ने पूछा। यह इस तरह है। अन्यथा यहाँ व्यक्तिगत रूप से सभी माकी को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओल्बिये ने जवाब दिया। ये शीवेन ने चुपके से सोचा कि अगर ऐसा होता है तो यह परेशानी होगी। यदि मानव जाति ने कमजोरी के कोई लक्षण दिखाए तो अन्य कबीले शायद मानव जाति पर मौके पर ही झपट पड़ेंगे और इसे सफाई से विभाजित कर देंगे। मानव जाति के लिए प्राचीन उजाड़ में अन्य जातियां दानव जाति से भी अधिक खतरनाक थीं। प्रमुख दौर सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। हालांकि यह अनगिनत वर्षों से शांतिपूर्ण था, फिर भी सभी प्रकार के छोटे छोटे संघर्ष थे। खासकर जब से मानव जाति ने प्राचीन उजाड़ महाद्वीप के केंद्र पर कब्जा कर लिया था, जो कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। अन्य क्षेत्रों की तुलना इस स्थान से नहीं की जा सकती थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्राचीन उजाड़ महाद्वीप के केंद्र पर कब्जा कर लिया था कि मानव जाति इतनी जल्दी उठ सकती थी और दूसरी जातियों के साथ बराबरी पर खड़ी हो सकती थी। अन्य जातियां लंबे समय से मानव जाति से ईर्ष्या करती थीं। यदि मानव जाति ने कमजोरी के कोई लक्षण दिखाए तो अन्य जातियां तुरंत स्थिति का लाभ उठाएंगी। अगर ऐसा है तो यह परेशानी होगी, ये ज़िवेन ने कहा। कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ वापस आओ। इस बार के रॉयल कोर्ट स्ट्रगल को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और 3 साल बाद हम स्थिति के आधार पर इस बार के रॉयल कोर्ट स्ट्रगल को रद्द करने या न करने का फैसला करेंगे। साथ ही यह आपको आराम करने का भी कुछ समय देगा। मैंने सुना है कि आप पहले ही स्वर्ग क्षेत्र की दूसरी परत में कदम रख चुके हैं और यहाँ तक स्वर्ग क्षेत्र की 5वीं परत के विशेषज्ञ भी आपके विरोधी नहीं हैं। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमारे ये कबीले के 5 अत्याचारियों के भीतर केंद्रीय अत्याचारी ये कून पहले से ही स्वर्ग क्षेत्र की 6ठी परत के शिखर पर है और पहले ही ये जेनमो द्वारा वापस बुला लिया गया है। मैंने सुना है कि 7वीं परत में टूटना स्वर्ग क्षेत्र केवल समय की बात है। जब वह स्वर्ग के दायरे की 7वीं परत में कदम रखेगा तो आपके और उसके बीच की खाई और भी बढ़ जाएगी। क्या ये कून स्वर्ग के दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश करने वाला है? ये ज़िवेन ने सदमे में कहा। उसने सोचा कि उसकी गति काफी तेज है। पहले ये क्लान के 5 अधिपति केवल स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। उसने सोचा कि वह उनसे नहीं हारेगा, लेकिन कौन जानता था कि वे स्वर्ग के दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश करने वाले थे। जब उन्होंने अपना बंद द्वार प्रशिक्षण समाप्त किया तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग लोक के 7वें स्तर पर होंगे। उस समय येक्षिवेन उसके लिए किसी मैच से भी कम होगी। स्वर्ग क्षेत्र में स्वर्ग क्षेत्र का 3रा और 4था स्तर एक दहलीज था। 6ठा और 7वां स्तर भी एक दहलीज था। स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने से पहले किसी को केवल एक साधारण स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ ही माना जा सकता है। हालांकि स्वर्ग के दायरे के 7वें स्तर पर कदम रखने के बाद हर किसी के मुंह में एक आधिपत्य बन जाएगा।
वे वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व होंगे जो एक कदम से प्राचीन उजाड़ को हिला सकते हैं। उसकी ताकत और स्वर्ग के छठे आकाश मानव क्षेत्र में एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन होगा। अचानक येज़िवेन ने शैतान जाति के अचानक आक्रमण के लिए आभारी महसूस किया, अन्यथा वह उतावलेपन से प्रथम विश्व में चला जाता और अपने ऊपर आपदा लाता। वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान साधना के साथ स्वर्ग क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत के विशेषज्ञ के बराबर नहीं था। इसके अलावा ये कबीले के केवल 5 हेगमन थे, अन्य कुलों के शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। विशेषज्ञों की संख्या अकल्पनीय थी। सौभाग्य से इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल 3 साल के लिए विलंबित हो गया था, जिसने उसे पकड़ने के लिए 3 और साल दिए। यद्यपि आपकी प्रगति बहुत तेज है, फिर भी दूसरों को नीचा न देखें, विशेष रूप से 5 अत्याचारियों को। वे ये परिवार के पुराने जीनियस हैं और जिन संसाधनों का उन्होंने कई वर्षों तक आनंद लिया है, वे भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यदि वे कई वर्षों तक अपने संचय का उपयोग करें तो वे भी तेजी से सुधार करने में सक्षम होंगे। ओल्ड मैन ये ने चेतावनी दी। समझा, येज़िवेन ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से ओल्ड ये के शब्दों का अर्थ समझ गया। वह नहीं चाहते थे कि वे जीत में अहंकारी हों और हार में निराश न हों। इस समय शहर के कई जीनियस टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से पहले ही निकल चुके थे। अब इंपीरियल कोर्ट में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जू ये और किंग लुओ भी जल्दी चले गए थे और अपने कुलों में लौट आए थे। जब येज़िवेन और ओल्ड ये कबीले में वापस आए तो इसने तुरंत ये कबीले में हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि शैतान जाति का विद्रोह एक बड़ी आपदा थी, फिर भी ये कबीले द्वारा दबा दिया गया था। अधिकांश लोगों के लिए शैतान जाति का विद्रोह इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल की तुलना में कहीं कम दिलचस्प था। ये कबीले को इस इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में गौरवान्वित और प्रफुल्लित कहा जा सकता है। येज़िवेन सहित कुल 6 लोग थे जिन्होंने शीर्ष 100 स्थान प्राप्त किए थे। यह पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक था। पिछले इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में ये कबीला 2 या 3 स्थान प्राप्त कर सकता था। हालांकि इस बार ये क्लान ने 6 स्थान हासिल किए थे। केंद्रीय अत्याचारी येकून को छोड़कर ये कबीले के 5 अत्याचारियों में से जिन्होंने छठी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया था। दक्षिण अत्याचारी ये क्योंग, उत्तरी अत्याचारी ये लुवान, ये जूकोंग और ये कियान ने संयुक्त रूप से कब्जा कर लिया था 7वीं दुनिया में तीसरे से छठे स्थान पर। उन्होंने शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त की थी। उनके अलावा सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि येज़िवेन ने 10वीं दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया था। हालांकि केंद्रीय अत्याचारी येकून की तुलना में इसमें कुछ कमी थी, जिसने छठी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसने सभी को अतुलनीय रूप से हैरान होने से नहीं रोका। ऐसा इसलिए था क्योंकि येकून की तुलना में, जिसने सैकड़ों वर्षों तक येकून की युवा पीढ़ी पर हावी रहा था, येज़िवेन बहुत बाद में प्रसिद्ध हुआ था। यहां तक जा सकता है कि उनके बीच जनरेशन गैप था। हालांकि वह अनगिनत विशेषज्ञों को दबाने और 10वीं दुनिया में पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। यह अपने आप में एक तरह का चमत्कार था। विशेष रूप से बहुत से लोग जानते थे कि कबीले के स्वामी ने येज़िवेन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसे 2 साल में शैतान जाति के इतने सारे विशेषज्ञों को मारना पड़ा। कई लोगों के लिए यह बस एक असंभव कार्य था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन ने न केवल अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा किया था, बल्कि वह 10वीं दुनिया में भी चमकने और 10वीं दुनिया में पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल की समाप्ति के साथ इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में सभी का प्रदर्शन भी धीरे धीरे वापस फैल गया था। येज़िवेन ने 10वीं दुनिया में हॉ कबीले के कई विशेषज्ञों को दबा दिया था। यहां तक शाही कबीले की मूतियान बाई की भी उनके हाथों दुखद मृत्यु हो गई थी। उनके प्रदर्शन ने भी सभी को हैरान कर दिया था। यह येज़िवेन वास्तव में अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही वर्षों में वह एकमात्र घुमक्कर से बड़ा हो जाएगा जो अपने पूर्वजों को इस हद तक स्वीकार करने के लिए अभी अभी कबीले में लौटा है। इस बार उसने हॉ कबीले के कई विशेषज्ञों को मार डाला था। वान कबीले ने सावधानीपूर्वक 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स का चयन किया था जो कुछ दिनों पहले ब्लड एंड फायर ट्रायल से गुजरे थे। हालांकि ये सभी येज़िवेन के हाथों एक बार में ही मर गए थे। वे इस मामले को कैसे जाने दे सकते थे? इसके अलावा हो कबीले के विशेषज्ञों के अलावा यहां तक मूतियान बाई, सन किंग कबीले की एक प्रसिद्ध प्रतिभा, येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मर गई थी। यहां तक नकली सन किंग तलवार में से एक येज़िवेन के हाथों में आ गई थी। वे इस मामले को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग उत्साहित थे लेकिन कुछ चिंतित भी थे। पहले येज़िवेन को बड़ी ताकतों द्वारा लगभग एक स्वादिष्ट केक के रूप में माना जाता था। हर कोई उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था और उसके शरीर में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को जब्त करना चाहता था। हालांकि इस बार उसने हॉ कबीले के विशेषज्ञों और यहां तक कि शाही परिवार का भी बेरहमी से वध कर दिया था। यह निस्संदेह हॉ कबीले और शाही परिवार की प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। तो क्या हुआ अगर वह मारा गया? तो क्या वान कबीला कई सालों से हमारे ये कबीले का दमन कर रहा है? इस बार हम उन तथाकथित 13 आयरन ब्लड ईगल राइडर्स को मार देंगे।
यह बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा तो क्या हुआ अगर दूसरा पक्ष शाही परिवार के विशेषज्ञ हैं? पिछले कुछ वर्षों में शाही दरबारी संघर्ष के दौरान शाही परिवार के विशेषज्ञों के हाथों शाही परिवार के कितने विशेषज्ञ दुखद रूप से मारे गए हैं। वे हमारे जीनियस को मार सकते हैं, तो हम उनके जीनियस को क्यों नहीं मार सकते? उद्धरण चिन्ह। कुछ लोगों ने बेवजह पलटवार भी किया। प्रतिभाओं के विकास का मार्ग कभी सुगम नहीं रहा था। उन्हें लाशों के साथ राजा बनने के लिए अपना गौरवशाली मार्ग प्रशस्त करना था। और ये लाशें आम लोगों की लाशें नहीं होंगी, बल्कि ऐसे ही शानदार जीनियस की लाशें होंगी। केवल इन लोगों की लाशें ही उनके राजा बनने का गौरवशाली मार्ग प्रशस्त कर सकती थीं। कोई बात नहीं, यह येज़िवेन वास्तव में अद्भुत है। मैंने सुना है कि वह केवल आकाश क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है, लेकिन वह पहले से ही बहुत अद्भुत है। अगर एक दिन उसकी खेती उन प्रतिभाओं को पकड़ लेती है जो उसका विरोधी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे डर है कि अन्य ताकतें येज़ुकोन के अलावा येज़िवेन और ये कियान को हमारे ये क्लैन की मस्ट किल लिस्ट में शामिल कर लेंगी। यह सच है। इस बार हालांकि ये शिवेन का प्रदर्शन बहुत ही चमकदार था, आखिरकार यह 10वें क्षेत्र में था। प्रतियोगिता की तीव्रता की तुलना अन्य 9 लोगों से नहीं की जा सकती। हालांकि ये जुकोंग और ये कियान 7वें दायरे में कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। यह अपने आप में अविश्वसनीय है। कई लोग उत्साहपूर्वक चर्चा भी कर रहे थे, विशेष रूप से येज़िवेन, येज़ुकोंग और ये कियान जो सभी के ध्यान का केंद्र बिंदु थे। इस बार सूची से देखते हुए यदि येज़िवेन, येज़ुकोंग और ये कियान को बाहर रखा गया था, तो ये कबीले ने वास्तव में केवल 3 कोटा प्राप्त किए थे। पिछले सालों की तुलना में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इन तीनों के उदय के कारण ही ये क्लान एक बड़ा विजेता बना। येज़िवेन ने इन गर्मागर्म चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह व्यर्थ थी। अब वह खेती करने के लिए हर समय जब्त करने का इंतजार नहीं कर सकता था। यहां तक एल्डये के पृथ्वी गुप्त क्षेत्र में खेती करने के प्रस्ताव को अगले 2 वर्षों के लिए रोक दिया गया था। अपनी वर्तमान ताकत और साधना के साथ यदि वह मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 पर कब्जा करना चाहता है, तो यह दूसरों के उत्थान के मार्ग को अवरुद्ध करने के बराबर होगा। वह पहले ही आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हमेशा की तरह उन्हें पृथ्वी गुप्त दायरे में जाना था। बेशक कोई भी उसे जल्दी नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में उसे हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी गुप्त क्षेत्र का साधना वातावरण मानव गुप्त क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर था। उसे किसी की जरूरत नहीं थी कि वह उसे दौड़ाए और वह वहां खुद ही चला जाएगा। लेकिन वह इस पहलू में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, खासकर जब उसे पता चला कि ये कुंग आकाशीय क्षेत्र के 7वें दायरे में प्रवेश करने वाला था। उन्होंने संकट की एक मजबूत भावना महसूस की। उसके लिए दानव जाति का खतरा गौण था। असली खतरा ये जैनमो का वंश था, विशेष रूप से ये कुंग। यदि वह इन 3 वर्षों में तेजी से प्रगति नहीं कर सका, तो उसे डर था कि जब उसका सामना ये कुंग से होगा तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करेगी। वह उस पर नरमी नहीं बरतेगा क्योंकि वे दोनों ये कबीले से थे। 3 साल बाद इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता के लिए शीर्ष 100 की रैंकिंग लड़ाई के लिए सब कुछ था। लेकिन जब येज़िवेन बंद दरवाजे की खेती की स्थिति में प्रवेश करने वाली थी, तो लोगों का एक समूह सीधे उसे खोजने आया। इंपीरियल कबीले कोर्ट। जब उन्होंने इन 3 शब्दों के बारे में बताया तो येज़िवेन थोड़ा अवाक रह गई। ऐसा नहीं था कि वह इंपीरियल कबीले के दरबार के बारे में नहीं जानता था। ये कबीले में एक इंपीरियल कबीले कोर्ट था। यह ये कबीले के भीतर कुछ संघर्षों और अपराधों से निपटने में माहिर है। लेकिन जैसे जैसे ये कबीले का धीरे धीरे विस्तार हुआ, ये कबीले में करोड़ों लोग हो गए। धीरे धीरे कानून प्रवर्तन हॉल ने धीरे धीरे इंपीरियल कबीले कोर्ट के कार्यों को बदल दिया। लेकिन फिर भी इंपीरियल कबीले का न्यायालय अभी भी ये कबीले में एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन था। लेकिन येज़िवेन को नहीं पता था कि यह इंपीरियल कबीला कोर्ट उसे खोजने क्यों आया था। हालांकि इंपीरियल क्लान कोर्ट अभी भी ये परिवार में एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी। वास्तव में बहुत कम लोगों ने इंपीरियल क्लान कोर्ट के मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि इंपीरियल कबीले के न्यायालय के पास ये परिवार के सभी मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार था। क्योंकि ये परिवार के शिष्यों की संख्या आसमान छूती थी, वे शायद ही कभी उनका प्रबंधन करने के लिए बाहर आए, क्योंकि वे उन सभी का प्रबंधन नहीं कर सकते थे। केवल कुछ सबसे प्रमुख शिष्यों के मामले ही उनका ध्यान आकर्षित कर सकते थे। इंपीरियल कबीले कोर्ट के अधिकांश कार्यों को कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा बदल दिया गया था। इसलिए इंपीरियल कबीले कोर्ट और कानून प्रवर्तन हॉल के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और अक्सर भयंकर विवाद छिड़ जाते थे। यद्यपि अधिकार ऐसा था, वास्तव में शाही कबीले का न्यायालय शायद ही कभी वर्षों में बाहर आया हो। बहुत सारे ये परिवार के शिष्य थे, लेकिन उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रबंधित होने के योग्य था। कई साधारण ये परिवार के शिष्यों के दिलों में भी इंपीरियल कबीले कोर्ट की अवधारणा मौजूद नहीं थी। यह एक दूर की किंवदंती थी। येज़िवेन के लिए भी ऐसा ही था। लेकिन इंपीरियल कबीले के न्यायालय ने इस समय उसकी तलाश क्यों की? हालांकि येज़िवेन अनिच्छुक था, इंपीरियल कबीले कोर्ट की भर्ती कुछ ऐसी थी जिसे वह मना नहीं कर सकता था।
ये जिवेन केवल शाही कबीले के दरबार में जा सकती थी। वह स्थान जहां इंपीरियल कबीले का दरबार स्थित था, वह भी एक विशाल शहर था और विला जुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक राजसी आभा थी, मानो अपने अतीत के गौरव को बता रही हो। जब ये जिवेन इंपीरियल कबीले के दरबार में पहुंची तो आकाश में धीरे धीरे कई आकृतियां उभरीं। वे सभी इंपीरियल कबीले के दरबार के सैनिक थे और उनमें से सबसे कमजोर अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में था। नेता दिव्य क्षेत्र का स्वामी था और उसी क्षेत्र के सामान्य स्वामी की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था। इसे गिरफ्तार करे। इंपीरियल कबीले के दरबार के दिव्य दायरे के प्रबंधक ने ये जिवेन पर नजर डाली और कहा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अहंकारी थी और ये शिवेन की हाल ही में प्रसिद्धि में वृद्धि के कारण इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया। उसकी नज़रों में ये जिवेन कुछ भी नहीं था और इंपीरियल कबीले के दरबार की नज़रों में वह कुछ भी नहीं था। इंपीरियल कबीले कोर्ट का एक और उपनाम भी था, जीनियस का कब्रिस्तान। ये परिवार के शिष्यों की बढ़ती संख्या के साथ इंपीरियल कबीले का न्यायालय सभी ये परिवार के शिष्यों का प्रबंधन नहीं कर सका, जैसा कि अनगिनत वर्षों से था। उन्हें सामान्य मामलों के लिए नहीं भेजा जा सकता था। केवल ये जिवेन जैसी प्रतिभा ही उन्हें प्रेषण करा सकती थी। एक बार जब ये प्रतिभाएं पकड़ी गईं तो कुछ ही जीवित निकल पाएंगे। इसलिए इसे जीनियस का कब्रिस्तान कहा जाता था। कई प्रतिभाओं के लिए इंपीरियल कबीले कोर्ट कानून प्रवर्तन हॉल से भी ज्यादा भयानक था। कानून प्रवर्तन हॉल एक कानून प्रवर्तन इकाई थी और उन्हें कबीले के नियमों का पालन करना था। हालांकि इंपीरियल कबीले का न्यायालय एक अपवाद था। जब यह अपने चरम पर था तब इसकी शक्ति राक्षसी थी। साधारण शिष्यों का तो कहना ही क्या, यह बिना किसी दूसरे विचार के बड़ों को भी पकड़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कबीले के ऊपरी सोपानों में से अधिकांश ये कबीले के बच्चे थे। इंपीरियल कबीले कोर्ट के अधिकार के दृष्टिकोण से उन्हें उन पर शासन करने का अधिकार था। इस दिव्य दायरे के भंडारी के शब्दों को सुनने के बाद शाही कबीले के दरबार के सैनिक सीधे उतरे और लापरवाही से ये जिवेन के पक्ष में चले गए। उन्होंने बेड़ियां निकाल लीं और उन्हें ये शिवेन पर डालने ही वाले थे। ये हथकड़ियां विशेष इस्पात की बनी होती थीं। एक बार उन्हें पहन लेने के बाद स्वर्ग के स्तर का एक विशेषज्ञ भी बच निकलने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उनकी सारी शक्ति सील कर दी जाएगी और वे दूसरों की दया पर होंगे। कई प्रतिभाओं को अंततः उनकी शक्तियों को सील करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और वे यातना को सहन नहीं कर सके। अनुमान। ये जिवेन ने जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। जोरदार जैन युआन तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गया और जो सैनिक ये जिवेन को पकड़ना चाहते थे उन्हें सीधे मौके पर उड़ते हुए भेज दिया गया। वे तुरंत शॉकवेव की चपेट में आ गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अचानक ये जिवेन का व्यवहार एक सींग के घोंसले में छेद करने जैसा था। अनेक अत्याचारी स्वर वज्र के समान आकाश में फूट पड़े। आकाशीय क्षेत्र से संबंधित एक अत्याचारी आभा पल भर में नीचे गिर गई, जिसने ये जिवेन को घेर लिया। भारी दबाव ने वास्तव में ये शिवेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये शिवेन चिल्लाया और अचानक अपने पैर पटक दिए। अचानक अंतहीन क्यूई और रक्त ऊपर उठ गया, एक लहर की तरह बह गया और सीधे इन प्रभामंडल को तोड़ दिया। जब एक दिव्य क्षेत्र का गुरु क्रोधित होता तो आकाश ढह जाता, पृथ्वी हिल जाती और पहाड़ हिल जाते। पूरा इंपीरियल क्लान कोर्ट, जहां इंपीरियल क्लान कोर्ट स्थित था, थोड़ा हिल रहा था। जल्द ही इन कंपन को खत्म करने के लिए सरनी स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई थी। लेकिन इस तरह की अप्रत्याशित घटना ने जल्द ही कई पुराने राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया जो बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में थे। ये जिवेन, इंपीरियल कबीले के दरबार में तुम्हारी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? यह बच्चा कौन है? इंपीरियल कबीले के दरबार में उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या कोई दुश्मन आक्रमण है? ये जिवेन का ची और रक्त अत्यंत अत्याचारी था। भयानक क्यूई और रक्त उसके सिर के ऊपर एक सुनहरे शुभ बादल में बह गए, जिससे वह एक देवता जैसा दिखने लगा। बिखरी हुई जबरदस्ती ने ये जिवेन द्वारा हिलाए गए सैनिकों को उठने में असमर्थ बना दिया और केवल चीखना जारी रखा। अधिक से अधिक सैनिक आकाश में दिखाई दिए और उनमें बड़ी संख्या में शीर्ष दिव्य क्षेत्र के स्वामी थे। ये जिवेन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े हो गए, आकाश में अनगिनत आकृतियों को देखते हुए, और कहा, आज मैं चाहता हूं कि इंपीरियल कबीले का न्यायालय मुझे स्पष्टीकरण दे। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार करने की? ये जिवेन, तुमने इंपीरियल कबीले के न्यायालय का विरोध करने का साहस किया। यह अपने आप में मौत की सजा का अपराध है। जो लोग इंपीरियल कबीले के न्यायालय की जांच में सहयोग नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। इस समय शून्य में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। आप कौन हैं? ये जिवेन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा। यह बूढ़ा आदमी इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य प्रबंधक है। बूढ़े ने गर्व से कहा। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोलीं और शाही कबीले के दरबार के मुख्य भंडारी को देखा।
इंपीरियल कबीले कोर्ट के रैंकों के बारे में येज़िवेन की समझ के अनुसार, इंपीरियल कबीले कोर्ट में सर्वोच्च पद पैट्रियार्क था, जिसकी स्थिति येज़ेंटियन की तुलना में थी। उसके बाद वामपंथी और दक्षिणपंथी कुलपति थे और उनके नीचे कुलपति थे। उनके नीचे भंडारी थे और प्रधान भंडारी को प्रथम भंडारी होना चाहिए। इंपीरियल कबीले के न्यायालय में उन्हें बिल्कुल उच्च स्थिति और शक्ति के रूप में माना जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने येज़िवेन की आंखों में नहीं डाला। शायद उसकी नज़र में येज़िवेन एक तथाकथित जीनियस था और यह अज्ञात था कि उसके द्वारा कितने लोग मारे गए थे। उसकी नज़र में येज़िवेन एक साधारण चींटी से अलग नहीं थी। येज़िवेन, तुमने इंपीरियल कबीले के न्यायालय का बलपूर्वक विरोध करने का साहस किया है। क्या तुम नहीं जानते कि यह मौत की सजा वाला अपराध है? यहाँ तक तुम्हारे मालिक येज़ेंटियन भी इंपीरियल कबीले के दरबार में इतना गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने येज़िवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला क्या है। क्या आपको लगता है कि आप मेरे स्वामी के मामले के बारे में बात करने के योग्य हैं? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। इंपीरियल कबीले अदालत के इस मुख्य प्रबंधक ने उसे नीचे देखा, लेकिन वह इन पुराने फोबियों को कैसे देख सकता था? इंपीरियल कबीले के दरबार के ये पुराने धूर्त लोग ऐसे लोगों का समूह थे जो पूरे दिल से अपने पूर्वजों के पारिवारिक नियमों के अनुसार काम करना चाहते थे। वे अत्यंत हठी और जिद्दी थे। इसके अलावा उनकी हैसियत क्या थी? इस इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल के बाद वह लगभग 5 अत्याचारियों के बराबर था। उनकी भविष्य की संभावनाएं असीम थीं। जब तक वह समय से पहले नहीं मरता, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा शॉट बन जाएगा। लेकिन एकमात्र भंडारी ने उस पर चिल्लाने का साहस किया था। वह इंपीरियल कबीले अदालत का सिर्फ एक भंडारी था और फिर भी वह इतना ढीठ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अतीत में लंबे समय से इंपीरियल कबीले के न्यायालय से हर कोई नफरत करता था। लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के इतनी तेजी से पैदा होने और विकसित होने का कारण यह था कि ये परिवार हर चीज में इंपीरियल क्लान कोर्ट की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके कार्यों में उनके पास जरा भी नियम नहीं थे। वे डार्क हॉल से भी ज्यादा बेशर्म थे। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक का रंग अचानक डूब गया। उसने येज़िवेन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि आप अंत तक विरोध करने का इरादा रखते हैं। येज़िवेन ने इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, इंपीरियल कबीले कोर्ट के अधिकार के अनुसार आपको पूछताछ के लिए किसी को भी बुलाने का अधिकार है। लेकिन मुझे याद है कि मुझे दंड देने का आपका अधिकार होगा। बहुत पहले निरस्त कर दिया। तुम मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार करने का साहस करते हो। आज मुझे इंपीरियल कबीले के न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। क्या आप आपात स्थिति में शक्ति के सिद्धांत को नहीं समझते हैं? इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने ठंडेपन से कहा। येज़िवेन ने उपहास किया, आपातकाल में शक्ति? मुझे नहीं पता था कि मामला इतना जरूरी था। आपने शायद गलत सोचा है। आपने मुझे एक साधारण परिवार के शिष्य के रूप में माना, जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है और वह बाघ की तरह आपसे डरता है। यदि आप आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, तो मैं आपके इंपीरियल कबीले कोर्ट को उल्टा कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वास्तव में ये जूनशान के पुत्र हो। बिल्कुल उसकी तरह तुम भी एक बागी हो, चीफ स्टीवर्ड ने ठंडेपन से कहा। येज़िवेन चौंक गई। इंपीरियल कबीले कोर्ट का यह मुख्य प्रबंधक वास्तव में अपने पिता ये जूनशान को जानता है। चीफ स्टीवर्ड, तुम अभी भी उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? ये एक ऐसा विद्रोही और अनियंत्रित व्यक्ति है जिसे पहले से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उससे उसके राक्षस जाति के साथ संबंध के बारे में पूछताछ करें। इस समय किसी ने अधीर होकर पूछा, क्या मजाक है? मेरा दानव जाति से कोई संबंध कैसे हो सकता है? येज़िवेन चिल्लाया। जैसा कि सभी जानते हैं, दानव भगवान के यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का आधा हिस्सा आपके हाथों में है। उस समय इतने सारे लोग थे, यह अन्य लोगों के शरीर में क्यों नहीं उड़ गया? किसी ने उसकी शंका व्यक्त की, तो यह बहुत स्पष्ट है कि वह राक्षस जाति का जासूस है। रिसातल दानव भगवान ने उसे यन्यांग जीवन और मृत्यु आरेख का आधा हिस्सा देने के लिए इस विधि का उपयोग किया, इसलिए दूसरों के लिए उस पर संदेह करना आसान नहीं है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति यन्यांग जीवन और मृत्यु आरेख के आधे हिस्से के विनाश का सामना कैसे कर सकता था? उसका स्पष्ट रूप से दानव जाति से संबंध है। वह जासूस भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप किसी को फ्रेम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा एक बहाना ढूंढ सकते हैं। अब येज़िवेन को इस शब्द के अर्थ की गहरी समझ थी। क्या तुम मूर्ख हो? इस तरह की बकवास की थ्योरी कैसे समझ में आ सकती है? येज़िवेन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। यह एक पूरी तरह से साजिश का सिद्धांत था। मैंने पहले ही इन मामलों को कबीले के भगवान को समझा दिया है, इसलिए यह आपकी बारी नहीं है। यह सिर्फ आपका कुतर्क है। हम आपके द्वारा आसानी से कैसे धोखा खा सकते हैं? येज़िवेन, आज या तो तुम आत्मसमर्पण कर दो या मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। यह सिर्फ आपका कुतर्क है।
हम आपके द्वारा इतनी आसानी से कैसे धोखा खा सकते हैं? ये ज़िवेन, या तो तुम आज आत्मसमर्पण कर दो या मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मार डालूंगा। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने ये ज़िवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। यदि ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भी प्रतिरोध दिखाया तो वह मुख्य भंडारी के जोरदार हमले का स्वागत करेगा। ये ज़िवेन गुस्से से हंस पड़ी। उसने सुना था कि इंपीरियल कबीले का न्यायालय अनुचित था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इस हद तक अनुचित होंगे। उन्होंने उसे एक कारण या किसी अन्य के लिए नियुक्त किया था। इसके अलावा वे उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह कैद करना चाहते थे। केवल इंपीरियल क्लान कोर्ट ही ऐसा अपमानजनक काम कर सकता है। द डार्क हॉल इंपीरियल कबीले कोर्ट से अधिक शक्तिशाली था, हालांकि वे आमतौर पर ऐसा काम नहीं करेंगे। यदि वे सोचते कि वह एक खतरनाक व्यक्ति है तो वे सीधे किसी को मिटा देंगे। जब तक वे जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते, वे शायद ही कभी किसी को कैद करेंगे। मुझे मार डालो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है। ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। आज की बात अभी खत्म नहीं हुई। यदि आपका इंपीरियल क्लान कोर्ट मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है तो आपको एक जीनियस को कैद करने के परिणामों को जानना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे पास हमारे कारण हैं। कबीले के भगवान इसके बारे में जानते हुए भी हमें दोष नहीं दे सकते। इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य प्रबंधक ने आत्मविश्वास से कहा, आप हमारे ये कबीले के लिए एक अस्थिर व्यक्ति हैं। मुझे दोष न दें क्योंकि आपने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य प्रबंधक बहुत आश्वस्त लग रहे थे कि अगर कबीले भगवान इस बारे में सुनेंगे तो भी वे सही होंगे। ये ज़िवेन को थोड़ा हैरान कर गया। किस तरह का कारण उन्हें इतना आश्वस्त कर सकता था? उनकी वर्तमान स्थिति पहले से ही असाधारण थी। वास्तव में वह उस स्तर पर नहीं था जहां वे यूं ही उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकें। ये ज़िवेन को सोचने का समय नहीं मिला। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उबल रहा हो। इंपीरियल कबीले पैलेस के मुख्य स्टीवर्ड ने तुरंत हमला किया। उसकी बढ़ती रियल एलिमेंटल एनर्जी सभी दिशाओं में बिखरी हुई है। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे यह उबलता हुआ पानी हो। मूल रूप से स्थिर स्थान भी पानी की सतह की तरह लगातार उतार चढ़ाव करने लगा। शुआ, इंपीरियल कबीले के दरबार का मुख्य प्रबंधक ये ज़िवेन के होश में आने से पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसने अपना बड़ा हाथ फैलाया और ये ज़िवेन के सिर को काट दिया। हमला अतुलनीय रूप से निर्मम था और कौन पेचीदा था। वह ये ज़िवेन को एक पल में मारना चाहता था। वह बकवास भी नहीं करना चाहता था। हालांकि इंपीरियल कबीले के दरबार का मुख्य प्रबंधक उन बुजुर्गों की तरह मजबूत नहीं था जो पहले ही स्काई ह्यूमन दायरे की 7वीं परत में कदम रख चुके थे और एक क्षेत्र के विशालकाय बन गए थे, फिर भी उनकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी। उसने पहले ही आकाश मानव क्षेत्र की 6ठी परत के शिखर पर कदम रख दिया था। यहां तक आकाश मानव क्षेत्र की 6ठी परत के लोगों में भी वह अभी भी उन्हें पार कर सकता था। अन्यथा वह भीड़ को दबाने में सक्षम नहीं होता और इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य भंडारी संप्रदाय के बुजुर्गों के अधीन नंबर 1 व्यक्ति बन जाता। ये ज़िवेन की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। उसने आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए एक पल में अपने हाथ फैला दिए। बूम! एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ने दुनिया को हिला दिया और एक भयानक सदमे की लहर तुरंत बह गई। उस भयानक ताकत ने तुरंत एक ज़िवेन के शरीर पर बमबारी की। वह जमीन जहां वह खड़ा था उसके साथ केंद्र के रूप में तुरंत 100 मीटर के दायरे में बिखर गया और 10 मीटर से अधिक गहराई में डूब गया। उसके शरीर की सतह पर असंख्य स्वर्ण ज्योतियां प्रवाहित हो रही थीं। यदि कोई ध्यान से देखे तो ठीक उसी क्षण इस शक्तिशाली बल द्वारा बड़ी मात्रा में देवत्व तुरंत वाष्पित हो गया। हालांकि अधिकांश शक्ति को ऑफसेट करने के लिए सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप होने के बावजूद ये ज़िवेन को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार वह केवल आकाश मानव क्षेत्र की दूसरी परत पर था। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड की तुलना में जो आकाश मानव क्षेत्र की 6ठी परत की चोटी पर था, अभी भी एक बड़ा अंतर था। उसके मुंह के कोने से खून तुरंत छलक पड़ा। उसके आंतरिक अंग सभी हिल गए थे। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में उन्हें मार डालेगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले से अपेक्षा नहीं की थी। मूल रूप से उनकी राय में उनकी वर्तमान पहचान के साथ, भले ही उन्होंने दानव दमन शहर में प्रवेश किया हो, ये जैन उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उनकी पहचान और रुतबा पहले से ही अलग था। हालांकि उनकी हैसियत की तुलना आकाश मानव क्षेत्र के इन अजेय आंकड़ों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उच्च अधिकारियों की नज़र में उनका महत्व इन लोगों की तुलना करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए वह लापरवाही से इंपीरियल कबीले कोर्ट में आया था। कौन जानता था कि इंपीरियल कबीले का दरबार इतना सख्त होगा और उसके आते ही उसे मार डालेगा। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह अकेले नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए। इंपीरियल कबीले के दरबार का भंडारी कुछ चकित था जब उसने देखा कि उसकी हथेली ये ज़िवेन को मारने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत से युवा पीढ़ी के इन विशेषज्ञों की परवाह नहीं की। आखिर उनका अपना गौरव था।
हम्फ, आपके पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इन तरकीबों से इंपीरियल कबीले के कोर्ट का मुकाबला कर सकते हैं तो आप बहुत गलत हैं। इंपीरियल कबीले के दरबार का मुख्य प्रबंधक अचानक क्रोधित हो गया। एक बार फिर उसने येकशिवेन की ओर धावा बोला। येकशिवेन ने देखा कि मुख्य प्रबंधक उसे जाने नहीं दे रहा था। वह अचानक आग बबूला हो उठा। उसने सोचा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में इंपीरियल कबीले कोर्ट द्वारा लक्षित था। टकराना, टकराना, टकराना। उन दोनों ने पहले ही एक पल में सैकड़ों वार किए थे। हर एक्सचेंज एक आमने सामने की टक्कर थी। इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य प्रबंधक का मानना कि उनका क्षेत्र येजिवेन से कहीं बेहतर था। वह येकशिवेन को एक पल में मारना चाहता था। हालांकि येजिवेन का शरीर अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। वह बिल्कुल नहीं चकमा दिया। इसके बजाय उसने मौके पर इंपीरियल कबीले कोर्ट के चीफ स्टीवर्ड के साथ जैसे को तैसा लड़ा। लड़ाई तुरंत फैल गई, जिससे आसपास का स्थान अराजकता की स्थिति में आ गया। यहां तक जगह भी फटी हुई थी। इतना बड़ा हंगामा भीड़ का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकता था। हालांकि इंपीरियल कबीले का दरबार एक अलग शहर में स्थित था और दूसरे ये कबीले से सैकड़ों मील दूर था। इन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों के लिए सैकड़ों मील की दूरी सिर्फ एक विचार का विषय था। दूर की बात ही नहीं मानी जाती थी। अचानक इस युद्ध ने आकाशीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञों की दिव्य इंद्रियों को पार करने के लिए आकर्षित किया। इंपीरियल कबीले कोर्ट का क्या हुआ? क्या कोई इंपीरियल कबीले कोर्ट में गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है? बहुत से लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कबीले के आम लोगों के लिए इंपीरियल कबीले का दरबार बहुत दूर की बात थी। इंपीरियल क्लान कोर्ट उनके जीवन काल में एक बार भी उनकी परवाह नहीं कर सकता है। लेकिन इन विशेषज्ञों के लिए जिन्होंने आकाशीय क्षेत्र में कदम रखा था, इंपीरियल कबीले न्यायालय का निरोध सर्वव्यापी था। अधिकार के संदर्भ में इंपीरियल कबीला न्यायालय भी उन पर शासन करने के लिए योग्य था। इंपीरियल कबीले कोर्ट के लिए उन सभी को नियंत्रित करना असंभव था। इसलिए वे केवल उनमें से कुछ पर शासन करना चुन सकते थे। उन प्रतिभाओं के अलावा केवल ये दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ही संभवतः इंपीरियल कबीले कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। इसलिए उनके लिए दिव्य क्षेत्र वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था। यह कानून प्रवर्तन हॉल से भी अधिक भयानक था। क्या यह येजिवेन नहीं है? बहुत जल्द किसी ने येकशिवेन को पहचान लिया। अब येजिवेन की पहचान और स्थिति पहले से ही बदल गई थी, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो। येजिवेन, जिसने स्वर्ग के क्षेत्र में भी कदम रखा था, को पहले ही पहचान लिया गया था और उनमें से एक के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। वह पहले जैसा नहीं था, चींटी जैसा था। अपने स्तर पर विशेषज्ञों के लिए उनके साथ किसी नवागंतुक के शामिल होने में काफी समय लग सकता है। भले ही यह युवा पीढ़ी का युवा विशेषज्ञ हो, सैकड़ों या हजारों वर्षों के बिना बड़ा होना असंभव होगा। लेकिन येजिवेन निश्चित रूप से हाल ही में एक किंवदंती थी। न केवल उसने 2 साल में कबीले भगवान द्वारा निर्धारित कार्य को चमत्कारिक रूप से पूरा किया था, जो मूल रूप से सभी की राय में असंभव था। उस समय वह दिव्य क्षेत्र में केवल आधा कदम था। कई आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्वीकार किया कि वे उस कार्य को पूरा नहीं कर सके, केवल 2 वर्षों में ही रहने दें। यह लगभग असंभव कार्य था। सभी की राय में यदि येजिवेन इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो उनकी खेती को गति पकड़ने में कम से कम कुछ दशक लगेंगे। तभी यह संभव होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने वास्तव में 2 साल में ऐसा किया है। और जब वह वापस आया तो सबसे पहला काम उसने इतने सारे टाइकून के सामने ये जेनमो के आत्मा अवतार को उड़ा दिया। जब यह खबर सामने आई तो सभी में खलबली मच गई। उन सभी ने महसूस किया कि यह बिल्कुल असंभव था। ये जेनमो प्रसिद्ध थी और लंबे समय से लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई थी। भले ही यह सिर्फ एक आत्मा अवतार था, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति उड़ा सके। कहने की बात नहीं कि इतने सारे टाइकून के सामने कोई उसे रोकने नहीं गया। यह अपने आप में एक चमत्कार था। सभी की राय में येजिवेन बेहद साहसी थी। और फिर येजिवेन अधिक से अधिक अजेय हो गई। इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में जहां प्रतिभाएं बादलों की तरह थीं, उन्होंने 10वीं प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती। उसने बस एक के बाद एक चमत्कार किए। क्योंकि ये चीजें एक के बाद एक हुईं, लगभग बिना किसी ब्रेक के, यह आंखों के लिए बहुत अधिक था। इसलिए इस समय के दौरान इन लोगों के दिलों में येजिवेन की प्रतिष्ठा रॉकेट गति से बढ़ती हुई कही जा सकती है। हर किसी को येजिवेन की छवि पचाने का इंतजार न करते हुए उसने वास्तव में इंपीरियल कबीले के दरबार में परेशानी खड़ी कर दी। हर कोई यह नहीं समझ पाया था कि येकशिवेन का इंपीरियल कबीले के कोर्ट के साथ टकराव क्यों था, लेकिन उन्होंने येकशिवेन और इंपीरियल कबीले के कोर्ट के मुख्य प्रबंधक के बीच एक बड़ा संघर्ष देखा। वह अफवाहों से भी अधिक शक्तिशाली है। वह वास्तव में इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य प्रबंधक के साथ इस हद तक लड़ सकता है। अविश्वसनीय। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही इतनी ताकत है। उसका भविष्य असीम है। सभी चर्चा करने लगे। हालांकि इंपीरियल कबीले कोर्ट की छवि सभी के दिलों में बेहद खराब थी, लेकिन यह निर्विवाद था कि इंपीरियल कबीले कोर्ट में कई विशेषज्ञ थे।
इंपीरियल कबीले के दरबार का भंडारी और भी अधिक शक्तिशाली था, यह कहने की बात नहीं है कि वह मुख्य भंडारी था। सभी की नज़रों में हालांकि ये ज़िवेन मैदान में पूरी तरह से नुकसान में थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। वह अभी भी इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी के साथ मारपीट कर रहा था। इस बात पर विचार करते हुए कि मुख्य भंडारी केवल आकाश क्षेत्र के दूसरे आकाश में था, यह बहुत चौंकाने वाला था। बाहर के लोगों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य भंडारी भी इस समय बेहद हैरान थे। आकाशीय क्षेत्र का मात्र दूसरा स्वर्ग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ तक भगवान के महान पुत्र के पास भी इतनी शक्तिशाली आभा नहीं हो सकती थी। लेकिन इस समय उन्हें रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। उसकी नज़र में ये ज़िवेन जितना अधिक शक्तिशाली था, इस अराजक क्षण में ये कबीले के लिए उतना ही बड़ा खतरा था। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो इसके लिए मुझे दोष मत दो, इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने उपहास किया। देखते ही देखते उसके हाथ में तलवार आ गई। यह तलवार अभी प्रकट ही हुई थी कि प्रताप की लहर दौड़ पड़ी। अचानक ये ज़िवेन ने केवल महसूस किया कि उसके खून में एक शक्ति तुरंत दब गई, विरोध करने में असमर्थ। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे दोष मत दो, शाही कबीले के दरबार के मुख्य प्रबंधक ने उपहास किया। एक पल में उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। जैसे ही यह तलवार दिखाई दी, एक राजसी आभा बह गई। तू जीवेन ने अचानक महसूस किया कि उसके वंश की शक्ति तुरंत दबा दी गई थी और वह इसका विरोध नहीं कर सका। ये शिवेन के दिमाग में एक विचार आया। उसे अचानक याद आया कि यह तलवार इंपीरियल कबीले दरबार की अनूठी संप्रदाय की तलवार होनी चाहिए। इस तरह की संप्रदाय तलवार बहुत खास थी। दूसरों के लिए यह सिर्फ एक साधारण जादू का उपकरण था, लेकिन ये परिवार के लोगों के लिए इसमें विशेष शक्ति थी। यह कहा गया था कि इंपीरियल कबीले कोर्ट के सुनहरे दिनों में ये परिवार के विद्रोही बच्चों को अनुशासित करने के लिए एक जादू उपकरण विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। जब तक किसी के शरीर में ये परिवार का खून बह रहा होगा, तब तक वे अनिवार्य रूप से संप्रदाय की तलवार से दबे रहेंगे। यहाँ तक अगर उनकी ताकत अधिक अत्याचारी थी तो संप्रदाय की तलवार रखने वाले मुख्य भंडारी को हराना मुश्किल होगा। यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि ये ज़िवेन केवल आकाश के दूसरे आकाश के दायरे का एक बच्चा था। अगर ये ज़िवेन के भौतिक शरीर ने इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी को झटका नहीं दिया होता तो उसने संप्रदाय की तलवार निकालने की योजना भी नहीं बनाई होती। क्या आकाश क्षेत्र के मात्र दूसरे आकाश से निपटने के लिए संप्रदाय की तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता थी? यह कसाई के चाकू से मुर्गे को मारने जैसा था। चूंकि इंपीरियल कबीले कोर्ट ने अपने सुनहरे दिनों से मना कर दिया था, यहाँ तक संप्रदाय तलवार को परिष्कृत करने की विधि भी खो गई थी। ऐसा कहा जाता था कि इसने जनता के गुस्से को भड़काया था और नष्ट कर दिया गया था, इसलिए अब सभी संप्रदाय की तलवारें उस समय से बची हुई थीं। ये ज़िवेन ने केवल यह महसूस किया कि उसके वंश में एक शक्ति थी जो पागलों की तरह उसे दबा रही थी, जिससे वह संप्रदाय की तलवार की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था। संप्रदाय की तलवार के सामने जब तक तुम अभी भी ये परिवार के बच्चे हो, तुम बच नहीं सकते। बस आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु स्वीकार करो। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे एक सैनिक की तरह थे जो अब ये ज़िवेन को पकड़ने की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे उसे मार डाल रहा था। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके हाथ में संप्रदाय की तलवार से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और सीधे नीचे गिर गई, एक तलवार की रोशनी में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। तलवारबाजी की एक लंबी नदी की तरह तुरंत ये ज़िवेन की ओर नीचे गिर गई। इंपीरियल कबीले कोर्ट का यह मुख्य भंडार भी तलवारबाजी का मास्टर था। अभी अभी उसने ये ज़िवेन से लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बहुत घमंडी था और अपनी 100% ताकत दिखाने का कोई तरीका नहीं था। ये शिवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया। पिछले टकराव में हालांकि उन्होंने इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड के हमले को रोक दिया था, आखिरकार उनका दायरा बहुत दूर था और उन्हें कुछ चोटें लगी थीं। इस समय वह इतना ध्यान नहीं रख सकता था। बस उसके शरीर पर एक कीमती हंडा दिखाई दिया और उसके अंदर उसकी रक्षा की। यह कोई और नहीं बल्कि 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कार्ड्रॉन था। बजना, टक्कर की भयानक आवाज हुई। तलवार की रोशनी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और सब कुछ ढह गया। यह नीचे बह गया और 8 खजानों वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन के शीर्ष पर खड़ा हो गया। समूचा अष्ट खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन पागलपन से हिलने लगा। एक भयानक शक्ति ने पागलपन से देग के शरीर पर कहर बरपाया और कड़ाही के माध्यम से ये ज़िवेन के शरीर की ओर बह गया। डैंग डैंग, ये ज़िवेन लगातार कुछ कदम पीछे हटे और अंत में अपने कदम रोक लिए। फिर उसने अपने शरीर पर कार्य करने वाली शक्ति को उतार दिया। बूम, उसके शरीर में एक क्षण में अनंत शक्ति का संचार हो गया। उसकी वास्तविक तात्विक ऊर्जा उबल रही थी और उसकी क्यूई और रक्त तूफान पर था। स्वर्ण देवत्व ने आधी दुनिया को रोशन कर दिया। वह बस युद्ध के स्वर्ण देवता की तरह था। इस समय इतने प्रबल आक्रमण के सामने उसके पास अपनी सारी शक्ति बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये ज़िवेन ने बिजली की तेजी से पलटवार किया और सीधे एक मुहर लगा दी।
हसन स्टैम्प। हालांकि उनकी ताकत इंपीरियल कबीले पैलेस के मुख्य भंडार के रूप में अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका शरीर बहुत अत्याचारी था और सबसे बड़ी हद तक अपनी रक्षा कर सकता था। आकाश में हसन स्टैम्प एक विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया और इंपीरियल कबीले पैलेस के मुख्य स्टीवर्ड की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंपीरियल कबीले पैलेस का मुख्य स्टीवर्ड मूल रूप से जीत का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन पहले हमला करेगा। इस समय उन्हें कुचल हसन स्टैम्प से निपटने के लिए वापस मुड़ना पड़ा। बजना। उसके हाथ में इंपीरियल कबीले की तलवार टिमटिमाती थी और दुनिया भर में एक बड़ी भनभनाहट सुनाई देती थी। यह सीधे हसन स्टैम्प की ओर धमाका हुआ। बूम। तलवार क्यूई द्वारा हसन स्टैम्प को मौके पर ही टुकड़ों में कुचल दिया गया। इस समय ये ज़िवेन ने अप्रत्याशित रूप से इस अवसर का लाभ उठाया और इंपीरियल कबीले पैलेस के मुख्य भंडारी के सामने दौड़ पड़े। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और स्वर्ण देवत्व बाहर निकल आया। एक पल में वह अचानक बाहर निकल गया। बिखर सितारा मुट्ठी। इस समय ऐसा लगता था कि शून्य एक बड़े ब्रह्मांड में बदल गया है और इसमें सितारों की शक्ति उबल रही है। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। हालांकि इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य प्रबंधक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी संप्रदाय की तलवार ये ज़िवेन को पूरी तरह से दबा नहीं सकती थी, भले ही उनके पास संप्रदाय की तलवार थी। वह नहीं जानता था कि स्टार बीस्ट के रक्त रेखा द्वारा ब्लडलाइन पर दबाव पूरी तरह से दबा दिया गया था, लगभग उस समय जब यह ये ज़िवेन के शरीर में प्रवेश कर गया था। मत भूलिए, ये ज़िवेन के पास भी अब स्टार बीस्ट जैसा खून था। देवत्व के अलगाव के साथ ज़ोंग का उसके लिए खतरा लगभग एक पल में सबसे कम हो गया था। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य भंडारी के सामने लगभग पूरी तरह से नुकसान में था, जो पहले से ही आकाशीय क्षेत्र के छठे आकाश के शिखर में प्रवेश कर चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे थकावट के लक्षण दिखाने लगा। यहाँ तक फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक भी उसके शरीर में जमा पुरानी चोटों को ठीक नहीं कर सकी। इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी उसके प्रति हत्या के इरादे से भरे हुए थे और उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। टकराना। ये ज़िवेन को तलवार से काट दिया गया था। हालांकि उसे 8 ट्रेज़ यूनिवर्स काल्ड्रॉन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, भयानक शक्ति अभी भी ये ज़िवेन के शरीर पर एक पल में विस्फोट कर गई। ये ज़िवेन को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। पफ। ये ज़िवेन अंत में इसे सहन नहीं कर सका और उसके सीने में एक उदास भावना थी। आप इंपीरियल कबीले कोर्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं, आप वास्तव में मौत को बुला रहे हैं। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने ये ज़िवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आज मैं इंपीरियल कबीले कोर्ट को उल्टा कर दूंगा। ये ज़िवेन ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बों को चबाया और असामान्य रूप से ठंडी नज़र से कहा। जैसा कि ये ज़िवेन ने कहा, उसकी हथेली ने शून्य की ओर पकड़ लिया और अचानक एक चमकीले लाल फल को पकड़ लिया। उजाड़ रक्त पवित्र फल। यही एकमात्र उजाड़ रक्त पवित्र फल था जो अब उसके पास बचा था। इस प्रकार का पवित्र फल आकाशीय क्षेत्र के लिए भी उपयोगी था। वह पहले भी एक ले चुका था और अब केवल एक ही बचा था। मूल रूप से वह इतनी जल्दी उजाड़ रक्त पवित्र फल का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था। अभी वह पहले से ही दूसरे दिव्य क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था। जब तक वह सामान्य रूप से अभ्यास करता था, वह उजाड़ रक्त पवित्र फल पर भरोसा किए बिना आसानी से तीसरे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। लेकिन अब इस खतरनाक स्थिति में वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। यदि यह जारी रहा तो उसे इंपीरियल कबीले न्यायालय के मुख्य स्टीवर्ड द्वारा सीधे पीट कर मार डाला जा सकता है। ये ज़िवेन ने एक घूंट में उजाड़ रक्त पवित्र फल निगल लिया। अचानक उसके शरीर में अनंत ऊर्जा का संचार हुआ और वह उबल पड़ा। बूम। ये ज़िवेन की प्रभावशाली आभा एक पायदान ऊपर उठ गई और उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति उबलने लगी। तुच्छ कौशल। इस समय आप फंसे हुए जानवर की तरह कैसे भी लड़ें, यह बेकार है। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने उपहास किया और अपनी तलवार लहराई। उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक ज़िवेन के सामने भाग चुका था। तेजी से, अकल्पनीय रूप से तेजी से। उन्हें पहले से ही अंतरिक्ष के नियम की अच्छी समझ थी और एक बार जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो उनकी गति भयानक थी। लंबी तलवार शून्य को पार कर गई और एक पल में ये ज़िवेन के सामने फट गई। गति बहुत तेज थी और वह ये ज़िवेन को एक तलवार से मारना चाहता था। बजना। तेज आवाज के साथ भयानक शक्ति उबलने लगी और तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। इंपीरियल कबीले की अदालत की तलवार ये ज़िवेन के हाथ में पकड़ी गई थी और उस अविश्वसनीय गति को भी ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था। बड़े गड्ढे में ये ज़िवेन के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी और यह सफ़ेद धुएं के गुच्छे में बदल गया और धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आ गया। यह बहुत भयानक था। उनकी आभा से आसपास की हवा विकृत हो गई थी। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर से कोई भयानक शक्ति फूटने वाली हो। इस समय वह बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लग रहा था।
इसके बजाय वह एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था जो हाइबरनेट कर रहा था। ये जीवेन का शरीर एक गुब्बारे की तरह था और लगातार शक्ति से फूला हुआ था। बूम बूम बूम, उसके शरीर में शक्ति उबलती रही और शक्ति जो शिखर पर चढ़ गई थी अप्रत्याशित रूप से फिर से उठी। यह कैसे संभव है? इस समय इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने ये जीवेन को डरावनी आंखों से देखा और वह ये जीवेन के शरीर में उबलती शक्ति को महसूस कर सकता था। धत्तेरी की, उसने ये जीवेन के शरीर से इंपीरियल कबीले की तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, ये जीवेन की शक्ति उससे कहीं अधिक थी और ऐसा लग रहा था कि वह एक भयानक क्रूर जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह बेवकूफ़ी भरा फैसला था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने सहज रूप से महसूस किया कि येकशिवेन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। उसकी दूसरी हथेली मौके पर ही निकल गई और जोर से धमाके के साथ येकशिवेन के शरीर पर लगी। टकराना, ये जीवेन के शरीर में 8 खजाना ब्रह्मांड देख स्वतः प्रकट हो गया और उसने इस हथेली को अवरुद्ध कर दिया। टकराना टकराना टकराना, उसने एक पागल आदमी की तरह सख्त थप्पड़ मारा और लगातार 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कॉल्ड्रॉन पर बमबारी की। भले ही 8 खजाना ब्रह्मांड कॉल्ड्रॉन एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर का जादू उपकरण था, लेकिन दिव्य क्षेत्र के छठे आकाश के शिखर पर एक शीर्ष मास्टर द्वारा लगातार बमबारी की गई थी और धीरे धीरे यहाँ तक प्रकाश भी कम होने लगा और यह धारण करने में असमर्थ होने वाला था। ये जीवेन की आभा अंत में शिखर पर चढ़ गई और एक भयानक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह अचानक एक राजसी शक्ति से टूट गई। आकाशीय क्षेत्र का तीसरा आकाश। उसने अंततः आकाशीय क्षेत्र के तीसरे आकाश में कदम रखा। इस बाधा को पार करने के बाद ये जीवेन की आभा अभी भी हर मिनट और सेकंड में पागलपन से बढ़ रही थी। उजाड़ रक्त दैवीय फल की ऊर्जा समाप्त होने से बहुत दूर थी और यह अभी भी उसके दायरे को आगे बढ़ने के लिए धकेल रही थी। ये जीवेन की आभा अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी, यह अभी भी बढ़ रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य भंडारी को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था कि मैं आज इंपीरियल कबीले के कोर्ट को उलट दूंगा। यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं तो मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य भंडारी गुस्से में था। उसका असली युआन तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया और शून्य में एक बड़े हाथ में बदल गया। एक भयानक शक्ति के साथ यह सीधे येकशिवेन की ओर झपटा। दिव्य क्षेत्र के छठे आकाश की भयानक ताकत इस समय पूरी तरह से परिलक्षित हुई थी। ये जीवेन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। लगभग तुरंत ही उसने भी अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। उसकी सुनहरी हथेली विशाल आकाश से कटी और बड़े हाथ की ओर झपटी। बूम, केवल तेज आवाज सुनाई दी। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक के बड़े हाथ को ये जीवेन ने मौके पर ही तोड़ दिया। यह तुरंत पतली हवा में गायब हो गया। क्या? इंपीरियल कबीले के दरबार का मुख्य प्रबंधक अचानक डर से पीला पड़ गया। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि येकशिवेन की सफलता के बाद वह वास्तव में पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह तुरंत उसके साथ लगभग बराबर हो गया था और ये जीवेन की आभा अभी भी लगातार आसमान छू रही थी। उसकी सैन्य शक्ति हर मिनट और दूसरे में बढ़ रही थी। इस दर पर क्या वह इंपीरियल कबीले के न्यायालय के मुख्य भंडारी से आगे नहीं निकल जाएगा? वह अतुलनीय रूप से चौंक गया था। कई दर्शक उससे भी ज्यादा हैरान थे। यह कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? ये जीवेन वास्तव में इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों ने इस दृश्य को देखा और अचानक अवाक रह गए। हालांकि ये जीवेन पहले एक नुकसान में था, फिर भी वह इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी के साथ संघर्ष करने में सक्षम था। उनके लिए यह पहले से ही एक बेहद चौंकाने वाली बात थी। लेकिन इस समय वह वास्तव में इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक के बराबर था। ऐसा लग रहा था मानो इसने अचानक उनके विश्व दृष्टि को तोड़ दिया हो। हालांकि मुझे इंपीरियल कबीले का दरबार पसंद नहीं है, फिर भी मुझे यह कहना होगा कि इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक आकाशीय क्षेत्र के छठे आकाश के विशेषज्ञों के बीच भी बिल्कुल अजेयहन्य कहा जा सकता है कि कोई भी उसे तब तक वश में नहीं कर सकता जब तक कि वह एक टाइकून न हो जिसने आकाशीय क्षेत्र के 7वें आसमान में कदम रखा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन के सामने उसे वास्तव में हार का सामना करना पड़ेगा। ये जीवेन अभी अभी आकाशीय अस्तित्व की तीसरी स्वर्गीय परत में प्रवेश किया है और उसके पास पहले से ही ऐसी शक्ति है। यह दिलचस्प है, इंपीरियल कबीले के दरबार में कहर बरपा रहा है। हाँ, मुझे इस तरह की चीज पसंद है। किसने उन्हें सामान्य रूप से दिखावा करने के लिए कहा? किसने उन्हें शातिर और निर्दयी होने के लिए कहा? अब वे एक कठिन चुनौती से मिले हैं और यह इस समय होना ही था। एक ये जीवेन उन्हें बदनाम करने के लिए काफी है। बहुत से लोगों पर येकशिवेन का अच्छा प्रभाव नहीं था। हालांकि वे इंपीरियल कबीले के दरबार को और भी अधिक पसंद नहीं करते थे। इसलिए इस नज़ारे को देखकर कई लोग हैरान रह गए। फिर वे एक अच्छा शो देखने लगे।
टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्षों ने मध्य हवा में जमकर लड़ाई की और युद्ध के परिणाम सभी दिशाओं में फैल गए। इंपीरियल कबीले कोर्ट के रक्षात्मक मैट्रिक्स को भी इस तरह की भयंकर लड़ाई से प्रेरित किया गया था और एक के बाद एक बरामद हुए युद्ध के फैलने के बाद का प्रतिकार किया। अगर शुरुआत में ये ज़िवेन थोड़ी सी भी कमजोर थी तो जल्द ही दोनों पक्ष बराबर हो गए। फिर ये ज़िवेन ने इंपीरियल कबीले अदालत के मुख्य भंडारी को दबाना शुरू कर दिया। ये ज़िवेन की मार्शल शक्ति हर मिनट और सेकंड में बढ़ रही थी, लेकिन इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड की गति को दबाने के बाद उनकी मार्शल शक्ति बहुत कम हो गई थी। हाँ, इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य प्रबंधक केवल इतना ही है। ये ज़िवेन जोर से हंसी। तुम इस तरह के सड़े हुए चरित्र के साथ मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे पास कितना साहस है और तुम्हारे पास किस तरह का कारण है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ये ज़िवेन के कारण बेहद गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह में केवल यही दो शब्द रह गए हों। इंपीरियल कबीले के शहर के सामने यह कहा जा सकता था कि उसे ये ज़िवेन ने अपने सभी अधीनस्थों के सामने दबा दिया था। उसके लिए यह बस एक बड़ी शर्म की बात थी। उनके लिए अनगिनत वर्षों से स्थापित की गई सर्वोच्च प्रतिष्ठा एक दिन में नष्ट होने के कगार पर थी। इसलिए उन्होंने इस समय भी अपने मातहतों और सहयोगियों को नहीं बुलाया। और यह सब उसके सामने युवक के कारण हुआ। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो वह इस तरह खत्म नहीं होता। उसके हाथ में शाही कबीले की तलवार से चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी और तलवार क्यूई फूट पड़ी और तुरंत एक ज़िवेन की ओर जा गिरी। ये ज़िवेन की राय में इस कदम की शक्ति को अनंत माना जा सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ साधारण था। इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य प्रबंधक केवल इस स्तर पर है। ये ज़िवेन ने उपहास किया और अपनी हथेली को सपाट कर दिया। अंतहीन दिव्यताओं ने सीधे उसके बड़े हाथ को सुनहरे रंग में बदल दिया और सीधे मौके पर शक्तिशाली तलवार क्यूई में घुस गई। यह एक छोटी नाव की तरह था जो प्रचंड हवा और विशाल लहरों का सामना कर रही थी और एक पल में सीधे हमला कर दिया। तलवार क्यूई के इस अंतहीन ज्वार के सामने ये ज़िवेन का बड़ा हाथ न केवल गला नहीं मारा गया, बल्कि इसके विपरीत सीधे तलवार क्यूई में अपरिवर्तनीय बल के साथ धराशायी हो गया। गड़गड़ाहट। ये ज़िवेन के बड़े हाथ और तलवार क्यूई के बीच टक्कर सीधे मौके पर विस्फोटों की एक श्रृंखला का कारण बनी। बस जब हर कोई पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा हाथ पतली हवा से बाहर आता है और इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड की गर्दन पकड़ लेता है। तब इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड को अतुलनीय रूप से झटका लगा। उसकी तलवार क्यूई पूरे आकाश में फैल गई और यद्यपि यह एक आक्रामक चाल थी, यह एक रक्षात्मक चाल भी थी। उसके सामने चुपचाप किसी का वार नहीं कर सकता था। ये ज़िवेन ने यह कैसे किया? उसने ये ज़िवेन को फिर से देखा और देखा कि तलवार क्यू से भरा आकाश वास्तव में किसी के द्वारा फाड़ा गया था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, एक झटके में। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और ये ज़िवेन के बड़े हाथ ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक की गर्दन को ये ज़िवेन ने मौके पर ही पकड़ लिया और एक पल में तलवार क्यू से भरा आकाश भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये ज़िवेन द्वारा गर्दन से पकड़े जाने पर मुख्य भंडारी यह जानकर भयभीत हो गया कि उसके शरीर की सारी शक्ति एक रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति द्वारा सील की गई लग रही थी और इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। उसने हमेशा शक्तिशाली और अजेय होने का दावा किया था और हमेशा महसूस किया था कि सातवें आकाशीय क्षेत्र के बड़े शॉट्स को छोड़कर वह अजेय था। इस समय वह एक छोटे से चूजे की तरह था जिसे ये ज़िवेन ने गर्दन से पकड़ लिया था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। ये ज़िवेन की हथेली लोहे के घेरे की तरह थी जिसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। उसका श्वासनली ये ज़िवेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और उसका चेहरा पहले से ही घुटन से लाल था, जैसे कि उसकी गर्दन को ये ज़िवेन अगले सेकंड में जबरन मरोड़ देगी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और लगभग एक पल में इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य भंडारी ये ज़िवेन के साथ समान रूप से एक कैदी के रूप में बदल गया। चाहे वह इंपीरियल कबीले कोर्ट का पक्ष हो या दर्शक, हर कोई गूंगा लग रहा था। मुझे बताओ, क्या कारण है कि अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो कबीले के भगवान कुछ नहीं कह सकते? मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए आंखें मूंदते हुए कहा। हालांकि कानून प्रवर्तन हॉल और इंपीरियल कबीले कोर्ट में अधीनता और प्रतिस्पर्धा का रिश्ता था, लेकिन इंपीरियल कबीले कोर्ट के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। एक अच्छे कारण के बिना इंपीरियल कबीले का न्यायालय इतना बड़ा उपद्रव कैसे कर सकता था और उसे खोजने आने वाले लोगों से नहीं डरता था। पहले एक झटके में उसने यह भी सोचा कि यह ये जेनमो का उकसावा हो सकता है या ये कियान का उकसावा हो सकता है। ये ज़िवेन वर्तमान में ये परिवार में था और वह जानता था कि उसने उच्चतम स्तर के बड़े शॉट्स को नाराज कर दिया है। ये जेनमो का गर्वित शिष्य उसके हाथों गिर गया था और ये कियान का बेटा, जिस पर उसने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी थी, उसके हाथों मर गया था। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद इंपीरियल कबीले कोर्ट किस तरह की जगह थी?
ये झेन मो या ये कियान के उकसाने पर वे कैसे उतावलेपन से काम ले सकते थे। मत भूलो, अब वह अकेला नहीं था और उसके पीछे कानून प्रवर्तन हॉल भी था। ये झेन मो और ये कियान के साथ छलावा नहीं किया जाना था, लेकिन क्या ये जेंटियन को उकसाना आसान था? ये शिवेन को अजीब लगा। क्या कोई ऐसा कारक था जिसके बारे में वह नहीं जानता था? ये जीवेन, तुम क्या करना चाहती हो? इंपीरियल कबीले के दरबार के मुख्य भंडारी का चेहरा लाल हो गया और उसने इन शब्दों को बमुश्किल निचोड़ा। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ। मैं आपको तब तक जाने दे सकता हूँ जब तक आप आज्ञाकारी रूप से मुझे इसका कारण बताएं। नहीं तो आज तुम बच नहीं पाओगे। ये जीवेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक अतुलनीय रूप से ठंडा हो गया। तुम मुझे मारने की हिम्मत? इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड ने सदमे में कहा। आप इंपीरियल कबीले अदालत के एक महत्वहीन चीफ स्टीवर्ड हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तो क्या हुआ अगर मैं आपको मार दूं? आपने आज मुझे मारने की कोशिश की और यह एक बड़ा अपराध है। आप मुख्य प्रबंधक हैं इंपीरियल कबीले का न्यायालय, तो आपको ये कबीले के नियमों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मेरे जैसे जीनियस पर हमला करना किस तरह का अपराध है? ये जीवेन ने उदासीनता से कहा। उसने इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक की ओर देखना जारी रखा और कहा, अगर यह बात कुलपति के कानों तक पहुंचती है तो भी मुझे डर नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से मुझे इसका कारण बताएं। हो सकता है कि यह सुनकर मैं डर जाऊं और मैं तुम्हें जाने दूं। तुम बिल्कुल अधर्मी हो। तुम दानव जाति के अवशेष हो। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड ने लाल चेहरे के साथ कहा। राक्षस जाति के अवशेष, यह एक अच्छा कारण है, लेकिन आप मुझ पर बस एक लेबल नहीं लगा सकते। कोई तो कारण होगा। ये जीवेन ने अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराए। उसका बड़ा हाथ कस गया, जैसे कि वह किसी भी समय इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक की गर्दन तोड़ सकता था। उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उनके अवचेतन ने उन्हें बताया कि राक्षस जाति के अवशेष शब्द मूल कारण हो सकते हैं कि ये परिवार के उच्च अधिकारी हमेशा उन्हें निशाना बनाते रहे हैं। दूसरे शायद नहीं जानते होंगे कि क्या वह दुष्ट जाति का अवशेष था, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकता था? ट्रू मार्शल डोमेन से वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप तक सभी तरह से दानव जाति से लड़ रहा था। दानव जाति के साथ लगभग हर बार भयंकर युद्ध होते थे। क्या यह कहना हास्यास्पद नहीं था कि वह राक्षस जाति का अवशेष था? हालांकि केवल वह इस मामले को स्पष्ट रूप से जानता था। एक बुनियादी कारण होना चाहिए कि क्यों इन लोगों ने जोर देकर कहा कि वह राक्षस जाति का अवशेष था। अगर उसे यह पता होता तो वह कुछ रहस्यों को सुझाने में सक्षम हो सकता था। इस समय इंपीरियल कबीले कोर्ट का मुख्य भंडारी काफी जिद्दी था, जैसे कि वह ये जीवेन को बताना नहीं चाहता था। कहने को तैयार नहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि इंपीरियल कबीले के दरबार में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये जीवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। तू जीवेन, तुम क्या करना चाहते हो? यह इंपीरियल कबीले कोर्ट है। यहाँ तक अगर तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करते हो तो तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक ने जब ये जीवेन की आंखों में जानलेवा इरादे को देखा तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। उसका अहंकारी रवैया बहुत पहले ही बदल चुका था। एक साधारण व्यक्ति जिसे इंपीरियल कबीले के न्यायालय द्वारा बुलाया गया था, कहा जा सकता है कि उसे ग्रिम रीपर से निमंत्रण मिला है। कौन डर से नहीं कांपेगा और जोर से रोएगा? हालांकि ये जीवेन एक अपवाद थी। उन्होंने न केवल इंपीरियल कबीले कोर्ट के सम्मान का विरोध करने का साहस किया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मौके पर ही इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड का सामना करने का साहस किया। वह केवल कानूनविहीन था और कानून की अवहेलना कर रहा था। उन्होंने अपनी पहचान और इस तथ्य पर भरोसा किया कि इंपीरियल कबीले के न्यायालय ने इस मामले में सभी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया था। यह थोड़ा सा नियमों के विरुद्ध था और उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा उपद्रव करने का साहस किया। उसे पहले ही पकड़ लिया जाता तो अच्छा रहता। समय आने पर वे उससे निपटने में सक्षम होते। कैद में बंद व्यक्ति की बातें कौन सुनेगा? हालांकि उसकी जगह ये जीवेन ने उसे पकड़ लिया था। स्थिति तुरंत उलट गई थी। उसने सोचा था कि ये जीवेन ने कहा था कि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए इंपीरियल कबीले के दरबार में कहर बर पाएगा। हालांकि उन्होंने अब ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि इंपीरियल कबीले के दरबार का मुख्य प्रबंधक भी ये जीवेन के हाथों मुर्गे की तरह पकड़ा गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह करने की हिम्मत नहीं करता। इंपीरियल कबीले के न्यायालय के पास ये जीवेन से निपटने के अपने कारण थे, और ये जीवेन के पास पलटवार करने के लिए पर्याप्त कारण भी थे। इस टकराव में किसका पलड़ा भारी होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि उस समय ये शिवेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ये जीवेन ने बढ़त बना ली थी। तो क्या हुआ अगर यह इंपीरियल कबीले का कोर्ट है? इंपीरियल कबीले के कोर्ट को भी परिवार के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, बेशक वह सिर्फ बकवास कर रहा था। अधिकांश समय ये कानून प्रवर्तन एजेंसियां थीं।
उल्लेख नहीं करने के लिए वे इंपीरियल कबीले कोर्ट और डाक हॉल जैसी गुप्त एजेंसियां। तो क्या उनके साथ तर्क करना बकवास नहीं था? हालांकि यह सब निजी तौर पर था। सतह पर ये परिवार के नियम सबसे महत्वपूर्ण थे। यदि परिवार के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ये परिवार के भगवान को भी इसी तरह की सजा मिलेगी। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा, आज मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। कौन सा परिवार नियम आपको ऐसा करने की अनुमति देता है? ऐसे कई लोग रहे होंगे जो अनगिनत वर्षों में आपके हाथों अन्यायपूर्वक मारे गए हैं। इसलिए आपने ऐसी अहंकारी और निरंकुश शैली विकसित की है। हालांकि मैं उन कमजोर लोगों में से नहीं हूं। यदि आप आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं निश्चित रूप से आज इंपीरियल कबीले कोर्ट में परेशानी का कारण बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन अभी सही स्थिति में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नैतिकता के उच्चतम बिंदु पर खड़ा था। वह किसी से नहीं डरता था। येज़िवेन ने शहर के आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? येज़िवेन, क्या तुम मरना चाहती हो? मुख्य प्रबंधक को जाने दो। येज़िवेन ने अभी संप्रदाय के शहर में कदम रखा ही था कि श्रापों की झड़ी लग गई। उसके व्यवहार ने संप्रदाय शहर में इंपीरियल कबीले न्यायालय के विशेषज्ञों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। येज़िवेन उनके शाही कबीले के दरबार के चेहरे पर तमाचा मारना चाहती थी। हालांकि येज़िवेन अभी भी निडर दिख रही थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? और इस समय आकाश में दर्जनों आकृतियां थीं। वे सभी दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर थे। उनकी पोशाक को देखते हुए वे सभी इंपीरियल कबीले कोर्ट के प्रबंधक थे। उनमें से प्रत्येक अत्याचारी आभा से फूट रहा था। हालांकि वे मुख्य प्रबंधक जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे बहुत दूर नहीं थे। खासकर जब उनमें से दर्जनों थे, यह बहुत से लोगों को भयभीत करने के लिए काफी था। हर कोई, चलो इस शैतान से छुटकारा पाएं और मुख्य प्रबंधक को बचाएं। इस समय एक प्रबंधक दहाड़ता है। अचानक हर कोई येज़िवेन की ओर दौड़ा। ये सभी विशेषज्ञ थे जो पहले से ही दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। वे आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर के दिग्गजों के अधीन सबसे अत्याचारी विशेषज्ञ थे। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आम लोग कल्पना कर सकते थे। ये उस्ताद सेना में शामिल हो गए और एक मार्शल आर्ट की धारा को उड़ा दिया जो एक जोरदार धमाके के साथ येज़िवेन की ओर बढ़ रही थी। बस एक महत्वहीन कौशल, येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। अचानक उसका शरीर अनंत प्रकाश से खिल उठा, व्यापक हो गया। उसके बड़े हाथ ने अचानक उस धार को पकड़ लिया जो बह रही थी, और वह मौके पर ही फट गई। क्या वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हर कोई हैरान रह गया। येज़िवेन ने वास्तव में 6th हेवनली लेयर सेलेस्टियल रियल्म के दर्जनों विशेषज्ञों द्वारा एक पल में मार्शल आर्ट की धार को पकड़ लिया और बुझा दिया। यह ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि कोई इंसान कुछ कर सकता है। वह सिर्फ एक राक्षस था। अगर येज़िवेन मुख्य प्रबंधक को हराना अभी भी हर किसी की समझ के दायरे में था, तो अब यह उनके लिए पूरी तरह से समझ से बाहर था। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी पर लोगों ने एक यूएफओ देखा हो। हम्फ, आपका आक्रामक केवल इतना ही है। मुझसे एक मुक्का लेने की कोशिश करो। येज़िवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके पूरे शरीर की शक्ति बढ़ गई। बढ़ती सुनहरी मुट्ठी की शक्ति तुरंत संघनित हो गई। बूम! येज़िवेन ने एक मुक्का मारा और सुनहरी मुट्ठी की ऊर्जा के एक शक्तिशाली प्रवाह में परिवर्तित हो गई। मार्शल आर्ट की धार की तुलना में जिसे सभी ने अभी अभी उड़ाया था, हालांकि मात्रा बहुत कम थी, यह गुणवत्ता के मामले में श्रेष्ठ थी। इस मौके ने तुरंत येज़िवेन के शरीर की सारी ची को बहा दिया। इस समय येज़िवेन महसूस कर सकता था कि उसके पूरे शरीर की शक्ति उबल रही थी। हर बार जब वह थोड़ा सा सेवन करता तो दिव्य उजाड़ रक्तफल की ऊर्जा थोड़ी भर जाती। दिव्य उजाड़ रक्तफल में ऊर्जा बहुत बड़ी थी। भले ही उसने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया हो, उसके लिए यह अभी भी बहुत बड़ा था। अनजाने में अभी अभी की इस अवधि के दौरान उसका क्षेत्र आसानी से दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर धकेल दिया गया था। जब वह इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक के साथ लड़ रहा था, उसकी तुलना में वह कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसके लिए दायरे की समझ बस एक बात थी। जरा भी कठिनाई नहीं हुई। क्षेत्र के बारे में उनकी समझ हमेशा दायरे के स्तर से बहुत आगे रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए आकाशीय क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना के साथ दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। उसके लिए जब तक वह दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर की दहलीज को पार करता है, उसकी साधना स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। दिव्य उजाड़ रक्तफल की ऊर्जा के अलावा उसकी ताकत में सुधार ने खुद को भी हैरान कर दिया। येज़िवेन ने जिस सुनहरी मुट्ठी की ऊर्जा का विस्फोट किया, उसने शून्य को चकनाचूर कर दिया और शून्य में इंपीरियल कबीले कोर्ट के कई स्टूवर्स की ओर विस्फोट कर दिया। ये प्रबंधक येज़िवेन के झटके से उबर नहीं पाए थे कि आसानी से उनके सभी हमलों को रोक दिया। उन्होंने पाया कि येज़िवेन के हमले की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। वे बेहद चौंक गए और तुरंत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन येज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा इतनी बड़ी थी कि उसने एक पल में उनके सभी बचावों को लगभग तोड़ दिया। उनके पास इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था।
विशाल मुट्ठी बल ने सीधे उनके शरीर पर बमबारी की। टकराना, टकराना, टकराना। वे एक के बाद एक उखड़ गए और मौके पर ही पकौड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़े। एक के बाद एक उन्होंने जमीन में एक बड़ा गड्ढा कर दिया। अविश्वसनीय, ये ज़िवेन वास्तव में उन्नति के बाद इस हद तक लड़ सकती है। इस समय मुझे अंत में विश्वास है कि ये ज़िवेन में वास्तव में 10वीं दुनिया में जीतने की क्षमता हो सकती है। अविश्वसनीय, मुझे याद है कि कुछ साल पहले ये ज़िवेन युवा पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति प्रतीत होता था। इतने कम समय में वह वास्तव में 5 अत्याचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हद तक बढ़ गया है। इतनी ताकत के साथ मुझे डर है कि दिव्यलोक के 7वें स्तर के बड़े शॉट भी उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। उनका भविष्य अकल्पनीय है। इस बार इंपीरियल कबीले कोर्ट को अपना चेहरा खो दिया माना जा सकता है। यहाँ इतने सारे भंडारी मारे गए हैं, लेकिन वे यक्षविन को रोक भी नहीं सकते। हालांकि एक विशेष कारण है, किसी भी मामले में इस बार इंपीरियल कबीले कोर्ट को उनके लिए जाना और घर आना कहा जा सकता है। मामला गंभीर है। अगर आज की बात फैलती है तो मुझे डर है कि ये ज़िवेन कुछ समय के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। यह देखते हुए कि यक्षविन हार मानने का इरादा नहीं रखता, इंपीरियल कबीले के मुख्य प्रबंधक, जिसे ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था, ने आखिरकार बात की। ये ज़िवेन, बहुत हो गया, मैं आपको बता दूंगी। आसपास कई दर्शक थे। यह कहा जा सकता है कि इंपीरियल कबीले के दरबार ने अपना सारा चेहरा खो दिया था। यक्षविन ने उन्हें इस हद तक मार डाला था और उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। इसलिए अगर वे यक्षविन को इस तरह जारी रखने की अनुमति देते हैं तो उनके पास आखिरी पत्ता भी नहीं होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा शांतिवादी रही हूँ। यह तब तक ठीक है जब तक तुम मुझे उकसाओ नहीं, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। मैं केवल आपको इस मामले के बारे में बता सकता हूँ, इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने कहा। मुझे बताओ, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उन्होंने इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य स्टीवर्ड के खिलाफ कुछ वर्जनाओं को जाने दिया था। वह इस बात से नहीं डरता था कि मुख्य भंडारी आकाश को उल्टा कर देगा। उसकी ताकत अभी भी हर मिनट और दूसरे में सुधार कर रही थी। वास्तव में जब वह कुछ समय पहले मुख्य भंडारी के साथ लड़े थे तो वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। तो डरने की क्या बात थी? हमारे इंपीरियल कबीले के न्यायालय आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? इसका कारण यह है कि आप शैतान जाति के अवशेष हैं। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने गुप्त ध्वनि संचरण के माध्यम से सीधे कहा। यह रहस्य कुछ ऐसा था जिसे वो यक्षविन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि अधिक लोग इसके बारे में जानें। बकवास, ये कैसा मजाक था? वह 100% एक इंसान था और येमो ने भी इस बात की पुष्टि की थी। कैसे येमो अपने पिता के इंसान होने और उसकी मां के शैतान होने के नाटकीय कथानक को नहीं देख सकती थी? यदि वह आधा मानव शैतान होता तो बहुत से लोग अपने शरीर में राक्षसी प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर पाते और पागल हो जाते। हालांकि इतने सालों में उन्हें एक बार भी राक्षस नहीं बनाया गया था। हम इस मामले के बारे में बकवास कैसे कर सकते हैं? वास्तव में न केवल हमारे इंपीरियल कबीले कोर्ट को इसके बारे में पता है, कई उच्च स्तरीय लोग भी इसके बारे में जानते हैं। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने कहा। असंभव, मैं 100% एक इंसान हूँ, ये ज़िवेन ने कहा। हम आपके वंश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पिता ये जूनशान भी ये वंश के एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे। हालांकि उसने बाद में कबीले को धोखा दिया, मानव जाति को धोखा दिया और खुद को शैतान जाति की बाहों में फेंक दिया। तुम्हारे दोनों चाचाओं को भी तुम्हारे पिता ने फंसाया था। उन्हें मुख्य कबीले से शाखा कबीले में पदावनत किया गया था। इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने कहा। क्या मेरे माता पिता मर चुके हैं? ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं और कहा। यही तो लोग बाहरी दुनिया से कहते हैं। क्या ये कबीले की अच्छी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं हो जाएगी अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारे ये कबीले में ऐसा गद्दार है? इंपीरियल कबीले कोर्ट के मुख्य प्रबंधक ने कहा।